कास्ट सेंसस भारत में बंद किया कांग्रेस ने 1951 में। तो कास्ट सेंसस पे जब सारी पार्टीज एग्री हो गई, इसके बाद 2011 का सेंसस हुआ, उसमें कास्ट का एक क्वेश्चन ऐड होना था, वो कभी नहीं ऐड किया इन्होंने। ओबीसी को इस देश में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन किसने दिया? अर्जुन सिंह ने। लेकिन अर्जुन सिंह उसके बाद कभी मिनिस्टर नहीं बने, कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बने, उनकी फैमिली को एक भी टिकट नहीं दिया गया। और अर्जुन सिंह एक्चुअली रोए थे मंच पे चढ़ के। अर्जुन सिंह को सिर्फ हटाते नहीं, अर्जुन सिंह की जगह एचआरडी मिनिस्टर किसको बनाते हैं? कपिल सिब्बल। मिनिस्टर रहते हुए स्टेटमेंट दिया था कि अर्जुन सिंह ने गलत किया है और ओबीसी रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। जिस लालू प्रसाद यादव को वाजपेयी ने जेल नहीं भेजा, उनका कन्विक्शन नहीं किया, वो सीबीआई कोर्ट मनमोहन सिंह के समय में लालू का कन्विक्शन करती है और राहुल गांधी इंश्योर करते हैं कि ये आदमी जिंदगी में कभी पार्लियामेंट लौट कर न आए। उसके बाद मुलायम सिंह पर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस। कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या थी कि 2004 में जब आए थे तो सिर्फ 145 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनके लोकसभा में आए थे। यूपी और बिहार में दोनों जगह को मिलाकर सिर्फ 12 सीट्स आई थी। तो एसपी, बीएसपी, आरजेडी एंड जेडीयू इनको खत्म होना था। मुसलमानों को हम अलग से एज ए सोशल ग्रुप इनको हम रिजर्वेशन देंगे, बिल्कुल एंटी नेशनल है। बी पोकर साहब, उन्होंने कहा कि आप बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं, हमको कुछ एप्रीहेंशंस हैं, कुछ फ्यूचर को लेकर फियर है, तो आप हमको सेपरेट इलेक्टोरेट दो। सरदार पटेल ने कहा कि नथिंग डूइंग, नहीं हो सकता है, आप लोगों की वजह से ये देश बंटा है और यही सब करने की वजह से बंटा है। अगर आपको ये सब करना है तो आप पाकिस्तान में जाके लो, यहाँ हम नहीं देंगे। नंबर्स ऑफ अमेंडमेंट जो है वो मोदी की सरकार में बहुत कम है, सिर्फ 8 अमेंडमेंट है। इंदिरा गांधी ने अपने पहले 10 साल में कुल 25 अमेंडमेंट किए थे, 25। 97 to 98% कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए तो सिंपल मेजोरिटी काफ़ी है। आपने अगर इलेक्शन इस बात पे लड़ा कि बीजेपी अगर आएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया जाएगा, हम कॉन्स्टिट्यूशन बचाएंगे, और बीजेपी आ गई तो बीजेपी को आप ये मैंडेट दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन बदल दो, क्योंकि वो कहेंगे हाँ आपने तो कॉन्स्टिट्यूशन बचाना था, हमको तो बदलना था, हम बदलेंगे। आप ये गलती से, जो कि बीजेपी का कतई इरादा नहीं है, तलवार दे दिया, आपने तलवार पकड़ा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। Namaste, Jai Hind. Welcome to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Today, my guest is Professor Dilip Mandal. He's a former journalist and has written a lot on the caste system. He's also studied the effect of caste on political parties. We're discussing the issue of caste right now because it is topmost on everybody's minds during the 2024 elections. The BJP and the Congress are trading charges over the statement of Dr. Manmohan Singh over minorities, which was made in 2004. He said that minorities, particularly Muslims, have the first right on the resources of the country. The BJP says that this was to take away from other backward castes who were getting the benefits. The Congress, meanwhile, first denied that Dr. Singh has said that and then went on to say that it's actually the BJP that wants to do away with reservations, and that is why they want 400 plus seats in the 2004 elections. Also, I want to discuss with Professor Mandal the issue of the distribution of wealth, which Rahul Gandhi has been talking about. He's been saying that it is necessary to do an audit of everyone's wealth in this country and then redistribute it among the population. First, of course, the Congress said that he did not mean that, but later other people in the Congress did say that. Though it's not mentioned in the manifesto, there are many in the Congress party who are talking about redistribution of wealth while speaking to the media during the 2024 elections. Professor Mandal, thank you so much for being part of the podcast. Thank you. I'm very happy to have you here, especially because there's so much of controversy regarding the statement made by Dr. Manmohan Singh on minorities, and when he said minorities, particularly Muslims, should have the first right of resources. It was an old statement that was dug out. The BJP says that it takes away from the backward caste. The Congress first denied कि नहीं कहा था, and after that it went on to say that the BJP wants to do away with reservations. That's why 400 par ka nara laga tha. Right. Now, since you've been tracking all political parties and their commitment towards scheduled castes and scheduled tribes and their policies and programs, that is why I want you to explain the situation. I would like this conversation to be Hindi and English. वैसे तो we have audiences who listen in both languages, but especially so for urban audiences जो जानते नहीं है पूरा the Constitutional Assembly, what was discussed at that time, the Constitutional Assembly, the decisions that were taken, and also a number of expats who watch the show
एक्सपैट इंडियंस, सेकेंड जनरेशन Right. इंडियंस, वो जानते नहीं है कि क्यों ऐसे हो गया है, एंड 2024 में जाके क्यों ये इशू फिर से उभर के आया है, क्यों कास्ट, रिजर्वेशन, religion has become the central focus of an election in 2024. So let's begin and tell me about this. I'll begin with the tweet that you had done, in which you had said, and I quote, "There is no religious reservation in the Constitution, and the idea of reservation on a religious basis has been rejected in the Constituent Assembly. Nehru, Patel, Baba Saheb, Maulana Azad, Shama Prasad Mukherjee were all present in that Constituent Assembly." तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कैसे हुआ ये सब, और डॉक्टर मनमोहन सिंह का क्या माइंडसेट था जब उन्होंने कहा ये? राइट। सो स्टोरी अगर हमको इसकी समझनी है तो थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। बोरिंग हो सकता है लेकिन अभी रेलेवेंट हो गया अचानक से। जी। तो मनमोहन सिंह ने, ऐसा नहीं हुआ होगा कि वन फाइन मॉर्निंग वो उठे और जाकर कुछ बोल दिया। हम ऐसा नहीं करते हैं, मतलब हम कुछ भी बोलते हैं तो दो बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे सोशियोलॉजी में उसको समझने का टूल है कि कौन बोल रहा है और किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है। इसके बगैर सेंटेंसेस का मीनिंग नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो अगर हम देखें कि 2004 में क्या क्या हो रहा है और इसके साथ अगर हम जक्सटापोज करें कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेकर और बल्कि उससे पहले से क्या हो रहा है, तो इंडिया में मुस्लिम्स पॉपुलेशन थी, यूनाइटेड जो ब्रिटिश इंडिया था उसमें भी था, और मुस्लिम लीग फिर बनती है और मुस्लिम लीग अल्टीमेटली पार्टीशन का डिमांड करता है जो कि उनको दिया जाता है। राइट। तो ये एक हिस्ट्री है और इसमें मुस्लिम लीग को उस समय लगभग सारे मुस्लिम्स का सपोर्ट मिला था। हालांकि नेशनलिस्ट मुस्लिम एक ग्रुप था लेकिन मुस्लिम लीग उनकी 2 वॉइस हो गई थी उसमें। तो उन्होंने जो डिमांड किया उसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि हम साथ साथ नहीं रहते हैं, वी आर नॉट कॉम्पेटेबल। और ये आइडिया उनका आइडिया फाइनली हिस्ट्री को अगर हम देखें तो ये विनिंग आइडिया साबित हुआ और ये आइडिया प्रिवेल किया। तो और उसके लिए टूल्स उन्होंने क्या लिया कि हम अलग हैं तो हमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, हमको रिजर्वेशन चाहिए, हमको ये चाहिए वो चाहिए, हमको अलग से चाहिए। दैट वाज देयर कोर आइडिया। यहाँ से ही देश का डिवीजन होता है। राइट। सो ये आइडिया अब वो पाकिस्तान बन जाता है, पाकिस्तान ऑलरेडी बन जाता है। हाँ। उसमें जिन लोगों ने उस मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया वो सारे लोग पाकिस्तान नहीं गए। तो ये जो इंडियन मुस्लिम्स हैं इनकी डिमांड क्या थी कि हमको अलग दे दो, वो डिमांड उनकी पूरी हो गई। राइट। उन गए नहीं गए वो एक हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सवाल आया था कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट या रिजर्वेशन किस तरह से दिया जाए। तो बहुत सारी कमिटीज़ थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों की। उसमें एक माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी थी, उसमें ये इशू डिस्कस हुआ और वो कमेटी हेड कर रहे थे सरदार पटेल। तो सरदार पटेल ने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट हम किसी को नहीं देंगे, नहीं लेना चाहिए, और बहुत सारी बातचीत हुई। फाइनली एवरीवन एग्रीड। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सारे काम असल में कंसेंसस से किया, कभी उसमें वोटिंग नहीं हुई। Was there a Muslim in that constituent assembly? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सारे ही लोग थे, मौलाना आजाद थे, रफ़ी अहमद किदवई थे, सारे लोग, मतलब और सब मान गए, सारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर एग्री हुई थी अलग नहीं देना है। ये होने के बाद जब उस माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी में प्रपोजल जब पास हो गया तो उसके बाद उसको पूरी लार्जर जो बॉडी थी जिसको राजेंद्र प्रसाद हेड कर रहे थे उसके सामने ये टेबल हुआ और 27 और 28 अगस्त 1947 में ये आया कि ये हम एग्री यहाँ पर हुए हैं एंड लेट्स मतलब पूरा हाउस अब इसको पास करे। इसमें मद्रास से एक मेंबर थे पोकिर साहब, उन्होंने कहा कि आप बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं, हमको कुछ एप्रीहेंशंस हैं, कुछ फ्यूचर को लेकर फियर है, तो आप हमको सेपरेट इलेक्टोरेट दो। सरदार पटेल ने 28 अगस्त 1947 को शायद अपने जीवन का सबसे गुस्से वाला स्पीच वहाँ पर दिया है। मैंने उनके काफ़ी स्पीच पढ़ा है, सरदार पटेल को मैंने काफ़ी पढ़ा है। सरदार पटेल ने कहा कि नथिंग डूइंग, नहीं हो सकता है, आप लोगों की वजह से ये देश बंटा है और यही सब करने की वजह से बंटा है। आजकल वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान चले जाओ, ये सरदार पटेल ने पहली बार कहा कि अगर आपको ये सब करना है तो आप पाकिस्तान में जाके लो, यहाँ हम नहीं देंगे और इस पर आपको ये अमेंडमेंट वापस ले लेना चाहिए, आप गलत कर रहे हो, हम आपका ध्यान रखेंगे। एक दूसरा इशू है,
और उनको क्या चाहिए था? रिजर्वेशन चाहिए था, इलेक्टोरेट चाहिए था, उनको क्या सेपरेट सब कुछ? इलेक्टोरेट चाहिए था, सब कुछ चाहिए था, मतलब सब कुछ जो अलग चाहिए पार्टीशन था, के जिसकी पहले, वजह से जिसकी वजह दैट वाज द जेनेसिस ऑफ पार्टीशन। करेक्ट। तो सो दे उन्होंने आफ्टर पार्टीशन आल्सो दे आफ्टर वांटेड फिर से चाह रहे थे। तो वो एक्चुअली जिन्ना का जो आइडिया था ना कि मुस्लिम्स, पाकिस्तानी मुस्लिम्स और इंडियन मुस्लिम्स दोनों के बीच भी एक यूनिटी ऑफ कुछ पर्पस रहे, हाँ। ये इस आइडिया पर जब इन्होंने काम शुरू किया तो उसको बिल्कुल जैसे सरदार पटेल को कहते हैं लौह पुरुष ना, सरदार पटेल लौह पुरुष इसलिए नहीं थे कि उन्होंने सारे वो देशी राजाओं को मिलाया, वो बहुत आसान काम था। यहाँ पर जो उन्होंने पैर रख दिया ना कि नहीं, हम नहीं होने देंगे, ये आप सेकंड पार्टीशन चाहते हो, हम नहीं होने दे सकते हैं। तो और इस पर फिर सारे लोग एग्री हुए और यही वो अमेंडमेंट वापस हुआ और वो पास नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स कोई भी पढ़ सकता है, किसी को भी अगर जाना है तो मतलब दिस इज वेरी रेडियली अवेलेबल डॉक्यूमेंट, एनीबॉडी कैन रेफर टू दैट। पेज नंबर भी अगर किसी को चाहिए तो मैं बता देता हूँ, दिस इज 270, 271 एंड 272। ओके। तो इसमें सरदार पटेल का वो स्पीच है जो कि बहुत ही मतलब बहुत ही हार्ड हिटिंग है। और उन्होंने इवन इनको शेड्यूल कास्ट को भी कहा कि आपको भी हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दे सकते। एक अमेंडमेंट आया था, उन्होंने भी वापस ले लिया कि सेपरेट इलेक्टोरेट हम किसी को नहीं देंगे और आपको हम राइट्स देंगे, आपका हम ध्यान रखेंगे, लेकिन हम तय करेंगे एज ए स्टेट, वी विल डिसाइड। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये चाहिए, वो हम नहीं करने देंगे। इस पर एग्री हुआ और इसके बाद उसी में फिर उसी कमेटी में दो और चीज़ें हुई कि शेड्यूल कास्ट को भी राइट देंगे और ओबीसी वाला इशू भी उसी में आ गया। तो ये सारा कुछ यहाँ सेटल्ड है, ये सेटल्ड है। इसके अलावा एक चीज़ और सेटल्ड हुई कि जो शेड्यूल कास्ट कौन होगा इसकी भी एक डिफिनीशन वगैरह तय हुई और 36 की जो लिस्ट थी उसको बाय एंड लार्ज उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, जो कि रिलीजन स्पेसिफिक है, क्योंकि हिंदूज ने वो झेला है, हिंदू अनटचेबल्स ने झेला है। तो ये शेड्यूल कास्ट होना जो है ये उनके लिए है। न कुरान में ना बाइबल में है ही नहीं जो चीज़, तो उसको उनको नहीं देंगे। तो इसकी एक लिस्ट बन गई जो कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट ड्राफ्ट में है। कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा भारी हो गया था तो हुआ कि इसको हम अलग से कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1950 करके लिस्ट को अलग कर देते हैं। उसमें हुआ कि हिंदूज और सिख जो हैं ये दोनों को शेड्यूल कास्ट के राइट्स दिए जाएंगे। ये क्योंकि उस टाइम ये सब नहीं था कि दलित क्रिश्चियन, दलित मुस्लिम, वो सब नहीं था उस टाइम। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आइडिया ही नहीं था, देना ही नहीं इनको। और इन्होंने एग्री किया कि हमको रिजर्वेशन नहीं चाहिए, क्योंकि उनके मजहब में सपोजिटली एवरीबडी इज इक्वल है, वो सब कुछ है, वो बट इसी के लिए गए थे वहाँ, इसी के लिए गए थे, इक्वालिटी के लिए। लेकिन बाद में वो अट्रॉसिटीज उन पे होने लगी डिस्पाइट। लेकिन क्या किसी मुसलमान को मस्जिद जाने से इसलिए रोका गया कि वो अनटचेबल है? मुझे नहीं लगता कि पूरे हिस्ट्री में आज तक ऐसा कोई इंस्टेंस हुआ है। तो हिंदू अनटचेबल्स की कंडीशन बिल्कुल अलग है। और उन्होंने फाइट किया ना, जब ये अलग पाकिस्तान के लिए लड़ रहे थे उस समय शेड्यूल्ड कास्ट के लोग बाबा साहब की लीडरशिप में अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे। दो अलग हिस्टोरिकल प्रोसेस से दो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में आई है कि माइनॉरिटी को हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस वगैरह बनाने के कुछ राइट्स देंगे, रिजर्वेशन इनको देंगे, क्योंकि दो हिस्ट्री तो इस एक दिन में बनी नहीं ना। पर आप कह रहे हैं कि सरदार पटेल ने कहा कि शेड्यूल ट्राइब को भी अलग इलेक्टोरेट नहीं मिलेंगे, तो बट मिल गए ना फिर? नहीं, इलेक्टोरेट कभी नहीं मिला। अच्छा। सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं था उनका, रिजर्वेशंस मिले। लेकिन वो तो जॉब्स और एजुकेशन में सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब तो हो गया कि मुसलमान को चुनेगा। ये सिस्टम जो था ना, जो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया, वो तो कि मतलब मुसलमान को चुनेगा। ये एक बहुत अलग चीज है। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाज अलाउड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, बट रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर मुस्लिम नहीं था। वो फाइनली जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें वो नहीं एक्सेप्ट हुआ। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पोजीशन है। इस कंसेंसस को कांग्रेस ने 2004 में ब्रेक कर दिया, जब उन्होंने कंसीड करना शुरू किया उनकी डिमांड्स को, जो डिमांड्स रिजेक्ट हो चुकी थी। इसलिए ये एंटी नेशनल है, क्योंकि जो चीज़ नहीं होनी थी ये कि मुसलमानों को हम अलग से एज ए सोशल ग्रुप इनको हम रिजर्वेशन देंगे, ये आप समझते हैं बिल्कुल एंटी नेशनल है। ये बिल्कुल एंटी नेशनल है कि जामिया मिलिया इस्लामिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट से बना है, पार्लियामेंट में पास हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन था, 88 में बनी हुई यूनिवर्सिटी। और ये 2011 में इसको मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनाकर यहाँ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन आपने हटा दिया और मुस्लिम्स को 50% रिजर्वेशन दे दिया। दिस इज अगेन एंटी नेशनल, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कंसेंसस को तोड़ता है। ये नेशन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मजाक नहीं है, मतलब कि आप इसको यूं उड़ा देंगे हवा में। और आप कर क्या रहे थे 2004 में, जब आप
कर रहे थे, फिर एक कॉन्टेक्स्ट में है वो, अचानक से ऐसा नहीं कि मनमोहन सिंह ने बयान दे दिया, वो एक पैकेज दे रहे थे मुसलमानों को, बहुत सारी चीज़ें दे रहे थे। सबसे पहले तो उन्होंने माइनॉरिटी कमीशन दिया उसको, फिर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कमीशन दिया कि उन्होंने एक और कमीशन दिया कि पर ये सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं करे थे, जो आप जामिया का कह रहे हैं 1981 में हुआ था वो। नहीं, जामिया हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम 2011 2011 में हाँ, हुआ है। हाँ, रिजर्वेशंस 1981 में हुए थे और हटाया था इन या कांग्रेस रिमूव्ड द SC/ST रिजर्वेशंस इन 81 प्रिसाइसली, हाँ 2011 का। सो इट वाज डन टू, आप कह रहे हैं कि मतलब जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया वो सडन नहीं था, वो सरदार पटेल आ रहा के था। लीडरशिप में इंडियन नेशन जैसे बना था, उसके फाउंडेशनल स्टोन्स को वो हटा रहे थे जब ये कर रहे थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये फिर एक ऐसी रेस है जो यही नहीं रुकती है। मतलब आप अगर इंडिया का पार्टीशन भी देखें तो वो भी तो एक प्रोसेस है ना, इट्स नॉट स्ट्रक्चरल, इट्स प्रोसेसुअल। तो प्रोसेस में आप अगर इसको ले जा रहे हैं एक बार जब आप कंसीड कर गए तो इतना ही थोड़ी देंगे। जब पहले आपने माइनॉरिटी कमीशन दिया, फिर आपने उनके लिए एजुकेशन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दिया, फिर आपने रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना दिया, फिर सच्चर कमीशन बना दिया, फिर आपने कहा कि OBC के रिजर्वेशन में हम 8.4% अलग माइनॉरिटी रिजर्वेशन दे देंगे, उसमें 6% रिजर्वेशन दे देंगे। इसका आपने कहा कि शेड्यूल्ड कास्ट का ऑर्डर जो बाबा साहब जब लॉ मिनिस्टर थे उसमें पास हुआ था, कैबिनेट ने पास किया था, जिसमें मुस्लिम मेंबर्स भी थे, मौलाना आज़ाद और सारे लोग थे, उसने जो ऑर्डर पास किया तो उसको आप फिर सबवर्ट कर रहे हैं कि मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को भी हम इसके अंदर डालेंगे, डाइल्यूशन करने की कोशिश की। तो और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ कर रहे थे। आपने ये कहा कि SC/ST एक्ट का नाम बदल के SC कन्वर्टेड SC एंड ST एक्ट बना दिया जाए, ये रंगनाथ मिश्रा कमीशन कह रहा था। रंगनाथ कमीशन तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, उसी पे आ जाते हैं। रंगनाथ पर तो मेरा पूरा हाँ, मुझे लगता है कि उसको पढ़ना चाहिए कि बिल्कुल पढ़ना चाहिए। चलिए उसी पे आते हैं। राइट, मुझे ये कमीशन का बताइए। सच्चर कमेटी से पहले हम रंगनाथ पे आते हैं। कर लेते हैं। हाँ जी, रंगनाथ पे आ जाइए। आपकी बहुत डिस्कम्फर्ट पैदा करेगा अब कांग्रेस को एक्चुअली। उन्होंने, हम जब कुछ करते हैं ना तो हमें पता नहीं होता कि उसकी जो छाया है वो कहाँ तक जा रही है और कब आप पलट के आ गया। अभी आ गया ना, आपने जैसे ही कहा रिडिस्ट्रीब्यूशन, तुरंत आ गया ना फर्स्ट क्लेम किसका है। अब आपने जब किया होगा तो आपको लग रहा होगा कि आप तो मस्ती में कर रहे हैं क्योंकि आपको लगा कि मुसलमानों को ले लेते हैं। एक मिनट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रीडिस्ट्रीब्यूशन पे। हमारे एक्सपर्ट ऑडियंसेस को पहले हम बता देते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन का जो टर्म है वो कैसे आया। Here's a short primer about the whole issue of wealth distribution which Rahul Gandhi made. The idea of wealth distribution has become a hot topic in the Lok Sabha elections, with the BJP charging that if voted to power, the Congress would take away the wealth of people and give it to others. On the other hand, the Congress says it has no intention of doing that. It's not even mentioned in the manifesto. But then, Congress's Sam Pitroda said that it's time to start a discussion on the topic of inheritance tax. But as soon as he said that it's time to have a discussion on inheritance tax, the BJP termed it as a decision by the Congress to bring back the inheritance tax, which means do a redistribution of wealth, and if anybody has extra second bedroom or a second room or a second car or a second scooter, it's time to give it up to somebody else. हाँ जी, बताइए फिर। हाँ, तो ये जो रिडिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया आया, साथ में तो आएगा ही नहीं कि फर्स्ट क्लेम किसका है। इसलिए कोई कहे कि मोदी ने अब क्यों उठाया, अब इसलिए उठाया क्योंकि अब आप बात कर रहे हैं कि सबका एक्सरे करेंगे और रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर आपने पहले से प्रॉमिस कर रखा है कि क्लेम किसका है, पहले बता रहे हैं। मनमोहन सिंह ने जिस समय ये स्टेटमेंट दिया था उसी महीने एक मीटिंग उनकी और हुई थी नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में, और रिपोर्टेड है, ET वगैरह में सब जगह है, मैं आपको भेज दूंगा लिंक। उसमें उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट जॉब्स में मुस्लिम्स का फेयर शेयर होना चाहिए, और यहाँ से पहली बार मुस्लिम रिजर्वेशन की डिबेट शुरू होती है जो भारत में कभी नहीं हुई थी। ये सब इस साल में कर रहे थे। और क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो उनका टारगेट कभी बीजेपी नहीं था, पूरे UPA 1 एंड UPA 2 का। कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या थी कि 2004 में जब आए थे तो सिर्फ 145 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इनके लोकसभा में आए थे, बहुत घट के आई थी। और इनको लगा प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम ये हुआ था कि यूपी और बिहार में जहाँ पर 120 सीट्स है, वहाँ इनकी दोनों जगह को मिलाकर सिर्फ 12 सीट्स आई थी।
और इनको लगा दिस इज द प्रॉब्लम एरिया, वी हैव क्योंकि टू एड्रेस इट। समाजवादी पार्टी एंड बीएसपी थे वहाँ। एसपी, बीएसपी एंड आरजेडी एंड जेडीयू, ये उनका प्रॉब्लम था। पर उनका जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे ही नहीं जद्दोजहद कर रहे थे, वो राजीव गांधी के टाइम से चला आ रहा था उनका। जो राजीव गांधी जी का वो जो लंबा सा स्पीच था अगेंस्ट मंडल कमीशन, जिंदगी का सबसे बड़ा स्पीच, हाँ, वीपी सिंह के खिलाफ, Yes, जो उनका yeah. मंडल कमीशन के खिलाफ, तो तब से वो जान रहे थे कि उनके किले में सेंध जो है वो ये रीजनल पार्टीज, कास्ट बेस्ड पार्टीज कर रहे थे। एग्जैक्टली। अगर ये मुस्लिम पैकेज कांग्रेस का सक्सेसफुल हो जाता तो एसपी, बीएसपी, आरजेडी एंड जेडीयू इनको खत्म होना था। इसलिए आप देखिए कि जो आजकल राहुल गांधी के खास चाहीते हैं, पता नहीं क्यों है, क्योंकि आप उस समय सिर्फ यही नहीं कर रहे थे। जिस लालू प्रसाद यादव को वाजपेयी ने जेल नहीं भेजा, उनका कन्विक्शन नहीं किया, वो सीबीआई कोर्ट मनमोहन सिंह के समय में लालू का कन्विक्शन करती है और राहुल गांधी इंश्योर करते हैं कि ये आदमी जिंदगी में कभी पार्लियामेंट लौट के ना आए। और आजकल मटन करी बना रहे हैं लालू जी के साथ। बना रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री भी तो अपनी जगह पर है ना, उसको हम कहाँ इरेज कर देंगे। उसके बाद मुलायम सिंह पर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस, डीएमके और मुलायम सिंह के बेटे के साथ 2 लड़के करके वो ट्रकों पे चढ़ के चल रहे हैं। एग्जैक्टली। इसके अलावा डीएमके को फिनिश करना है, इसलिए करुणानिधि की फैमिली की एक अच्छी भली लीडर कनुई मोई को जेल में डाल रहे हैं, जो केस कभी प्रूफ नहीं हुआ। ये राजा को जेल में डाला। बीजेपी का कोई लीडर पूरे यूपीए 1 और 2 में जेल में नहीं गया। तो वो टारगेट इसको कर रहे थे एक्चुअली। और ये तीनों कास्ट जो आप कह रहे हैं, लालू यादव के का कास्ट, मुलायम सिंह यादव का कास्ट और करुणानिधि के परिवार का कास्ट, ये तीनों कास्ट जो हैं वो ओबीसी के हैं, yes, exactly. राइट? एंड राहुल गांधी पोजिशंस हिमसेल्फ एज एन ओबीसी पर्सन हु फेवर्स ओबीसी या कास्ट। नहीं, क्यों? मनमोहन सिंह जिस दिन 2014 में जब जाते हैं, उस समय उनकी पूरी कैबिनेट में ओबीसी का सिर्फ एक मिनिस्टर था, वीरप्पा मोइली। हाँ। इसके अलावा ओबीसी का कोई नहीं था। पता नहीं ओबीसी का इंटरेस्ट की कैसे बात कर रहे हैं। ओबीसी को इस देश में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन किसने दिया? अर्जुन सिंह ने। देने के बाद 2006 में वो जो ठाकुर थे उन्होंने दिया, लेकिन अर्जुन सिंह उसके बाद कभी मिनिस्टर नहीं बने, कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बने, उनकी फैमिली को एक भी टिकट नहीं दिया गया। और अर्जुन सिंह एक्चुअली रोए थे मंच पे चढ़ के। वो भी आपको मैं उस समय के सारे न्यूज़पेपर्स ने उसको रिपोर्ट किया था। दूसरा केस था, जब कोई केस नहीं था, उनको निपटाना था। और इसके अलावा ये मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स और जितेंद्र प्रसाद जी सब मिलके नहीं, क्योंकि उन्होंने ओबीसी का किया। और सिर्फ यही मैं कह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को ना आप आसपास सारे डॉट्स करेंगे तब वो पूरा पिक्चर बनता है। कोलाज अगर मैं एक पिक्चर लेके आप उसको देखेंगे तो वो पूरा पिक्चर नहीं है। अर्जुन सिंह को सिर्फ हटाते नहीं है, अर्जुन सिंह की जगह एचआरडी मिनिस्टर किसको बनाते हैं? कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल ने 2006 में हैनोवर में जर्मनी से मिनिस्टर रहते हुए स्टेटमेंट दिया था कि अर्जुन सिंह ने गलत किया है और ओबीसी रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। उसको आप एचआरडी मिनिस्टर बना रहे हैं। उनको असल में ओबीसी नहीं चाहिए, तो उनको लगा कि हमारा पुराना कॉम्बिनेशन जो नेहरूवियन कॉम्बिनेशन है, मुस्लिम्स, दलित और हिंदू अपर कास्ट, ये कॉम्बिनेशन हमारा लौट रहा है। 2009 में इनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया जब उनको यूपी में 21 या 20 सीट्स आ गई। अचानक से इनको लगा कि नाउ वी आर देयर, हम अब पहुंच गए हैं। तो किसी को लेना है तो किसी से लेना होगा, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं। तो ओबीसी को उन्होंने उस पूरे पीरियड में बिल्कुल किनारे किया। उस समय कास्ट सेंसस की आज ये बात कर रहे हैं, कास्ट सेंसस पर पार्लियामेंट की कंसेंसस बनी थी जून 2010 में, जिसमें सारी पार्टी ने, इंक्लूडिंग बीजेपी, लेफ्ट, नॉर्थ ईस्ट की सारी पार्टियां, सारी रीजनल पार्टी, कांग्रेस, सारे लोग एग्री किए थे कि कास्ट सेंसस करना है। मनमोहन सिंह एक्चुअली हाउस में आकर उन्होंने कहा कि जो हाउस का कंसेंसस है इसके हिसाब से हम इस कास्ट सेंसस को कराएंगे। और पिछला कब हुआ था कास्ट सेंसस? 1920s या 31, फिर 1941 में भी था, बट बिकॉज ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर डाटा नहीं आया, बट 41 तक था। कास्ट सेंसस भारत में बंद किया कांग्रेस ने 1951 में। और कास्ट सेंसस जब पार्लियामेंट का कंसेंसस बन गया, बीजेपी से उसमें गोपीनाथ मुंडे और हुकुमदेव नारायण यादव इन लोगों ने सपोर्ट किया। उनको बीजेपी ने पार्टी ने कहा कि हाँ बिल्कुल करना है, कास्ट सेंसस करेंगे। तो कास्ट सेंसस पे जब सारी पार्टीज एग्री हो गई, इसके बाद 2011 का सेंसस हुआ, उसमें कास्ट का एक क्वेश्चन ऐड होना था, वो कभी नहीं ऐड किया इन्होंने। कास्ट सेंसस को उन्होंने क्या किया कि कास्ट, चूँकि अब हाउस का कंसेंसस है, करना तो कुछ पड़ेगा, तो उन्होंने उसको बीपीएल सर्वे में डाल दिया। अब बीपीएल सर्वे इज नॉट सेंसस, दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन लाइन का सर्वे हो रहा था। उसमें उन्होंने कास्ट को डाल दिया। अभी
क्योंकि आप 2011 में अगर कर चुके होते तो आज आपको ये नहीं कहना पड़ता है कास्ट सेंसस कराओ, क्योंकि आपके पास डाटा होता है इस समय, क्योंकि 2012 तक डाटा आ चुका होता है। आपने किया नहीं, बीपीएल सेंसस में उसको डाल दिया। अभी उसने अपने 4,800 करोड़ रुपया उसमें खर्च कर दिया, और सेंसस होता है एक्चुअली सिर्फ एक महीने में, 30 दिन में। 1 फरवरी को शुरू होता है और वो 28 फरवरी तक आप देश के हर आदमी को गिन लेते हैं। लास्ट 2 दिन में आप नोमैडिक ट्राइब्स वगैरह गिनते हैं, शहर में जो फुटपाथ पर रह रहे हैं उनको गिनते हैं, लेकिन एक महीने में पूरा होना पर है। उसमें सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे होता है ना, अगर आप सब कुछ हो जाता है। अच्छा, क्योंकि उसमें तो आपके पास सारा डाटा होता है ना, किसका कच्चा मकान, किसका पक्का मकान, किसका वाटर सोर्स से दूरी कितनी है, कौन माइग्रेट कर रहा है, कौन जॉब में, ये सब कुछ तो आपको सेंसस में आ जाता है। लेकिन इन्होंने कास्ट को इंक्लूड नहीं किया, उसको बीपीएल सर्वे में डाल दिया। वो काम कितने साल चला? 5 साल। वो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि जब आप सेंसस एक्ट 1948 से सेंसस करा रहे हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उसमें आप लगा सकते हैं। उसमें अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया तो आपके खिलाफ केस चल सकता है। अगर इन्यूमरेटर ने गलत इन्फॉर्मेशन नोट किया तो उस पर केस चल सकता है। तो एक लीगल फ्रेम में सेंसस होता है। सर्वे में तो कुछ भी नहीं था। सर्वे डेली वेजर्स से कराए गए और आंगनवाड़ी वर्कर्स से कराए गए, जिनका कोई मतलब नहीं था। वो डाटा में जेटली जी का स्टेटमेंट है कि वो शायद 43 लाख गलतियाँ थी उस डाटा में। और कांग्रेस को अगर 11 से उन्होंने बीपीएल सर्वे ही कराया, 4 साल थे, आप उसका ही सर्वे डाटा दे देते। तो दे नेवर सीरियस। इस मुकाबले मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ज़्यादा सीरियस हैं कि वो नेशनल कंसेंसस के बनने का इंतजार कर रहे हैं। 21 के बाद उन्होंने सेंसस नहीं कराया है। अगर कंसेंसस बन गया तो ये फिर भी करा सकते हैं। कांग्रेस झूठ बोल रही है क्योंकि वो कास्ट सेंसस कराएंगे, क्योंकि जब सारे सेंसस तो कांग्रेस के समय हुए ना, करा लिए होते ना। आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स है ना, आप करा लो ना। कर्नाटका में भी तो हुआ अभी तक, उसके भी डाटा नहीं दिए आपने। आप अभी स्टेट में करा लो ना, आपको कौन रोक रहा है? क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी उसको मना नहीं कर रहा है। आप अगर स्टेट 2 ही तो स्टेट हैं, कहाँ करेंगे? वहाँ करा लें, हिमाचल कर लेना। तो इनको कराना होता तो करा लेते। एक्चुअली क्या होता है कि प्रोमिसेस करने भर से जनता वोट डाल देंगे, ऐसा नहीं होता। लोगों को पता होता है कि आदमी देगा नहीं देगा। हाँ। 2019 में जहाँ तक मुझे याद है, इन्होंने प्रॉमिस किया था कि 75,000 रुपये देंगे। मोदी ने सिर्फ कहा कि हम सिर्फ 6,000 देंगे फार्मर्स को। 6,000 वाले प्रॉमिस पे लोगों ने भरोसा किया, उनको लगा कि ये देगा। और वो नहीं देगा, बोल रहा है देगा नहीं। तो ये आपके पास्ट लोग भी तो देख रहे हैं ना, आपके पीछे का एक्सपीरियंसेस देख रहे हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ये आप एक तो हम रंगनाथ कमीशन पे आएंगे, पर हाँ उस पे आएंगे ज़रूर। पर एक बात और, हम बाबा साहब के बारे में बात कर रहे थे। मैंने इंटरव्यू किया था असदुद्दीन ओवैसी का। उन्होंने कहा कि ही वॉज नॉट, बाबा साहब अम्बेडकर वॉजंट अगेंस्ट मुस्लिम्स, ही वॉज ओनली अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो वो ही डिडंट वांट टू डिस्कस ऑन द SC/ST इशू, ये जो डाइल्यूशन वाली बात है। उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो थॉट्स ऑन पाकिस्तान बाबा साहब का पढ़ें। एक बार पढ़ें। हाँ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स को पढ़ें। उनको समझ में आ जाए कि बाबा साहब ने इन इशूज़ पर किस तरह से नेशन फर्स्ट करके पोजीशन ली है। सब कुछ उन्होंने बल्कि कहा भी कि आई एम इंडियन फर्स्ट, दैट इज़ माय कोर आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी मेरी वो होगी। तो वो नेशन को लेकर जितना नेशनलिस्टिक पोजीशन उन्होंने ली है, उतना तो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत कम लोगों ने लिए। कब अगर उनको मुसलमानों को देना होता तो 1950 में वो लॉ मिनिस्टर थे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर लॉ मिनिस्ट्री पास कर रही है, दे चुके होते ना। तो ये व्हाट वाज द प्रिकली रिलेशनशिप बाबा साहेब हैड विद द कांग्रेस पार्टी? वो क्यों रिजाइन किया उन्होंने, ये भी आप बता दीजिए, बिकॉज यू नो द यंगर ऑडियंसेस मे नॉट रिमेंबर। तो आप उसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में डाल के हमें समझाइए। राइट। देखिए, बाबा साहब एग्री करते हैं कि हम ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर करेंगे और उसके बाद वो लॉ मिनिस्टर बनते हैं नेहरू कैबिनेट में। लेकिन कुछ प्रोमिसेस उनके जो कांग्रेस के साथ उनकी जो बातचीत है, जो अनस्टेटेड है, लेकिन अब उनका जो रेजिग्नेशन लेटर है उसको पढ़ने से पता चलता है कि क्या क्या पूरा नहीं हुआ। उसमें 2 जो उन्होंने 5 वजहें बताई हैं, उसमें से 2 वजहें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उन्होंने कहा कि आप हिंदू कोड बिल मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरे हिंदू सोशल ऑर्डर और जेंडर रिलेशंस, इन सबको हम रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसको एग्री नहीं कर रहे हो, और ये अगर आप नहीं करोगे तो हिंदू जो हैं वो उनका रिफॉर्म प्रोसेस रुका हुआ रहेगा। जैसे वो प्रॉपर्टी राइट्स बेटियों को देना, और ये सारा फिर जो लड़कियों
को भी तलाक देने के राइट्स, बहुत बेसिक, आज लगता है ये तब कितना नॉर्मल है। उस समय उन्होंने जो किया तो बहुत रेडिकल लग रहा था और कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं हुई। कांग्रेस मेंबर्स एक्चुअली उसके लिए तैयार नहीं हुए। तो एक तो वजह ये थी। दूसरी, उन्होंने कहा कि 340 में हमने प्रोविज़न किया है कि ओबीसी जो हैं, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इसके लिए हमको प्रोविज़न करना है। ये हमने एग्री किया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसका जिक्र सरदार पटेल भी अपने स्पीच में करते हैं, इस कंक्लूडिंग स्पीच में। ये हमको देना है इनको, आप इनके लिए कुछ कर नहीं रहे हो, इनके लिए कमीशन नहीं बना रहे हो, इनके लिए कोई प्रोविज़न नहीं कर रहे हो, तो ये आधी पॉपुलेशन भारत की, इसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो ये दो बड़ी वजह उन्होंने बताई। और इन दोनों को कांग्रेस, फिर देखिए हिंदू कोड बिल को तो उन्होंने कभी नहीं उन्होंने लाया, लेकिन वो टुकड़े टुकड़े में वो कुछ चीज़ें वो कर गए। ओबीसी रिजर्वेशन की तो कांग्रेस हमेशा विरोध में रही। फर्स्ट जो उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाया, उसने तो कह दिया कि हमारी रिपोर्ट लागू ही नहीं हो सकती है। फिर जब अपोजिशन की पहली सरकार आती है जनता पार्टी की, तब मंडल कमीशन बनता है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस फिर लंबे समय तक बैठ जाती है। फिर एक अपोजिशन की सरकार आती है, तब वीपी सिंह के समय वो लागू होता है। मैंने वीपी सिंह जी का इंटरव्यू किया था व्हेन हिज गवर्नमेंट फेल। तब मैंने उनसे जब पूछा था, उन्होंने मेरे इंटरव्यू में कहा कि मेरी सरकार तो गिरा दी, ठीक है, लेकिन जो रिफॉर्म्स मैं लेके आया हूँ ये कोई रिवर्स नहीं कर पाएगा और ज़्यादा ही ज़्यादा बढ़ेगा। सो डोंट थिंक दैट मेरी सरकार गिर गई, कोई बात नहीं। एट दैट टाइम आई फेल्ट कि नॉट पॉसिबल, यू नो, क्योंकि हम लोग वी वर यंग, वी नेवर थॉट इट इज़ पॉसिबल। आई थिंक इट इज़ हमारी प्रिविलेज भी थी कि हम जानते नहीं थे कि इट इज़ सच अ बिग इशू, आधी पॉपुलेशन, भारत की आधी पॉपुलेशन को कुछ देना है, इतना बड़ा इशू था। तो इट वाज अ बिग इशू। वी डिडंट रियलाइज कि ये सिमरिंग इशू था, ये डिसकंटेंट इतना बढ़ चुका है। थोड़ा बहुत जानते थे बिकॉज ऑफ द जेपी मूवमेंट, बट वी डिडंट रियलाइज दैट इट इज सो बिग एंड दैट व्हाट अ फॉरवर्ड लुकिंग थिंग वीपी सिंह वाज डूइंग एट दैट टाइम। यस, अगले उन्होंने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया था कि मेरी टांग टूट गई है लेकिन गोल तो मैंने कर दिया है। पैर टूटा लेकिन गोल तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। तो अब वो मतलब, अब प्रोफेसर साहब, लेट्स गेट टू द रंगनाथ। यस, हाँ, मेरा बहुत पसंद का टॉपिक है। और मुझे तो लगता है कि पता नहीं है बीजेपी आरएसएस वालों ने भी इसको पढ़ा क्यों नहीं है अभी तक। किसी ने नहीं पढ़ा, मतलब खैर। तो रंगनाथ मिश्रा कमीशन क्या था? रंगनाथ मिश्रा कमीशन इनके उसी पैकेज का पार्ट था कि लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ वो बोल रहे थे, लेकिन उसका ऑलमोस्ट 80% या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम्स का था। तो वो एक्चुअली उनको क्या क्या देना है ये करने के लिए रंगनाथ मिश्रा कमीशन उन्होंने बनाया, राइट। अभी रंगनाथ मिश्रा कमीशन को उन्होंने जो मैंडेट दिया, उन्होंने कहा कि आप इनके कंडीशंस का पता लगाइए और बताइए कैसे क्या क्या किया जा सकता है। जो कास्ट हैं, जो ओबीसी के अंडर नहीं, ना सबके लिए मुस्लिम, यही से तो प्रॉब्लम शुरू होती है। पूरे वो कहते हैं कि रिलीजियस एंड लैंग्वेजिस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए आप हमें क्या कंडीशन है पता लगाइए, उनके लिए उपाय सुझाइए और उपाय कैसे लागू होगा ये कीजिए। ये 3 उनका टर्म ऑफ रेफरेंस था। अभी कांग्रेस कनिंगली करती क्या है कि इसके बाद किसी 2 कोर्ट केस का बहाना करके करती है कि अब आप इसमें ये भी विचार कीजिए कि शेड्यूल्ड कास्ट में कैसे मुसलमानों को लाया जाए या नहीं लाया जाए, ये भी आप हमें बताइए। टर्म ऑफ रेफरेंस में उन्होंने इसको बाद में ऐड कर दिया और इन द रंगनाथ कमीशन थे, रंगनाथ में इन्होंने इसको ऐड कर दिया। और ये हुआ 28 सितंबर 2005 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का एक ऑर्डर आता है कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर है 1950 का शेड्यूल कास्ट के लिए, उसमें रामदासी, कबीरपंथी, मजहबी, हाँ, तो उसमें पंजाबी वो जो आ जाते हैं ना, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब के जो, तो ये है कि इसमें कैसे माइनॉरिटीज़ को और स्पेशली मुस्लिम्स को कैसे इंक्लूड किया जाए, इस पर भी आप विचार करो। तो ये उन्होंने रास्ता खोल दिया, पहली बार शेड्यूल कास्ट के अंदर मुस्लिमों को लाने का एक तरीका इन्होंने निकाल दिया है। अब रंगनाथ मिश्रा कौन आदमी है, पहले तो ये देखना पड़ेगा। रंगनाथ मिश्रा बहुत दिलचस्प आदमी है भारत के पॉलिटिक्स पर, भारत हम लोग के लाइफ पर इतना इम्पैक्ट इस आदमी का, उसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए। रंगनाथ मिश्रा चीफ जस्टिस है, ये उनकी आइडेंटिटी सब जगह कहा जाता है, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन। लेकिन इस बात को नहीं कहा जाता है कि वो जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनाने के समय से पहले वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके थे और कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर थे। ये थोड़ा सा अलग है गोगोई के केस से। गोगोई कांग्रेस में कभी बीजेपी में शामिल नहीं है, वो एक्चुअली वो नॉमिनेटेड कैटेगरी से भेजे, कांग्रेस बीजेपी ने नहीं भेजा है। ये तो कांग्रेस के मेंबर थे। तो ये कांग्रेस लीडर रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है। अभी उन्होंने सब लोगों से बातचीत की, सब कुछ करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट दे दी।
इसमें क्रिटिकल पार्ट ये है कि बाकी तो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सब रिपोर्ट पे आती हूँ, पर पहले मैं ये थोड़ा सा एक्सपर्ट ऑडियंसेस के लिए बताती हूँ जस्टिस गोगोई का क्या था. सो जस्टिस गोगोई गेट्स इनटू द राज्यसभा after his term is over, so everybody says that this is subversion of the system because wo abhi to he was chief justice, and then there was another high court judge in Bengal who also joins. So you know the whole system, but of course everybody forgets that Justice Ranganath, who was the chief justice, he was already a member, as Professor Mandal said, he was already a member of the party, right? And then he becomes Rajya Sabha. Before that, there was Justice Behrul Islam, who also joined the Congress and was in the Rajya Sabha. Now let's get to Justice Ranganath Mishra. Look at the coterie and the you know, you scratch my back. Justice Ranganath Mishra's brother, Raghunath Mishra, also Congress party. Justice Ranganath Mishra's other brother, Loknath Mishra, Rajya Sabha, whose son Pinaki Mishra was in Narasimha Rao's PMO. yes. Right? वो आप उस टाइम पत्रकार थे उस वक्त, तो आपको याद रहेगा. कवर भी किया पीएम उस समय, तो मैंने देखा है उसको. Anyway, But it's not over, sir. Ranganath Mishra's son Deepak Mishra also becomes Chief Justice of India. I think nephew. Yes. Right? हाँ, नहीं सिर्फ कनेक्शन इतना नहीं है. Collegium system जो है, मतलब ये कांग्रेस का जो सोशल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है वाया दीज कमीशंस, it is not social engineering, it becomes the country's policy. या ट्रू, मतलब ये और इसका इम्पैक्ट लाइफ पर है. जैसे रंगनाथ मिश्रा कमीशन के 2 कमीशन थे. एक कमीशन में उन्होंने जो 84 राइट्स है उसमें उन्होंने कांग्रेस को पाक साफ बताया कि उनकी कोई गलती नहीं है. उसके बाद उनको 5 साल के लिए उनको पोस्ट रिटायरमेंट 5 साल के लिए दिल्ली में एक कैबिनेट मिनिस्टर वाला दर्जा वाला एक पोस्ट दिया था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. उसके बाद आप उनको राज्यसभा देते हैं. तो ये सिर्फ ये नहीं कर रहे थे कि रंगनाथ मिश्रा कांग्रेस के लिए बहुत सारे काम कर रहे थे, उसमें ये भी है. और कांग्रेस को ये लगा कि यही रंगनाथ मिश्रा कमीशन है जिसने कि जो फर्स्ट जजेज केस है जिसमें कि सेटल हुआ था कि जो एग्जीक्यूटिव है रादर प्रेसिडेंट ही जजेज नियुक्त करेगी, जो ग्लोबली लगभग सारी डेमोक्रेसी में है. इन्होंने ये सिस्टम के लिए रास्ता खोला रंगनाथ मिश्रा ने कि जो जज हैं वो जज बनाएंगे. और इसके बाद एक्चुअली उस समय 0 पेंडेंसी थी. आज सुप्रीम कोर्ट में 80,000 की पेंडेंसी है, 80,000 पेंडेंसी है, क्योंकि जब आप रिश्तेदारों को बनाने लगते हैं तो एफिशिएंट जजेज आना बंद हो जाते हैं. और इसके फर्स्ट बेनिफिशियरी कॉलेजियम सिस्टम के रंगनाथ मिश्रा, क्योंकि उनका भतीजा जिस समय ये रिपोर्ट लिख रहे हैं 2007 में रिपोर्ट लिख रहे हैं ना, जस्टिस बन जाते हैं. ना जिस समय ये रिपोर्ट लिख रहे हैं उस समय ये पहली बार जज बनते हैं, दीपक मिश्रा. मतलब आप देखिए किस तरह से आप हमारे लिए कुछ कीजिए, आपके लिए कुछ कर रहे हैं टाइप का सिस्टम था. और हो सकता है कि इतनी गंदी रिपोर्ट इन्होंने सिर्फ इसलिए लिखी होगी कि भतीजे को कुछ बनाना है. और वो कैसे इम्पैक्ट किया वो रिपोर्ट, हाउ डिड इट इम्पैक्ट the socially and economically and educationally backward castes of India? इसमें मैं जो लोग रंगनाथ मिश्रा कमीशन को, मुझे लगता है कि अगर अभी आप लोग यूट्यूब पर या कहीं पर देख रहे हैं तो अगर आप रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट को आप खोल लीजिए, मतलब वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तमाम जगह पर माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री वगैरह में ये है. और इसको आप लोगों को देखना चाहिए कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन क्या बोलता है. इसका आप पेज नंबर 152 से पढ़ना शुरू कीजिए. 152, 153 कि untouchability was a feature of the Hindu religion and its branches, and it allowed, this commission allowed Dalit Muslims, Dalit Christians as scheduled castes, and they said that it was that this caste system continued into Christians and Muslims, so they should also get the benefit. मतलब सार में मैं बता रही हूँ, आप डिटेल में बता दीजिए. तो ये अगर आप सब लोगों ने अब तक तो खोल लिया होगा रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट. अब आप इसके 152, 153, 154 को पढ़िए. इसमें उन्होंने रिजर्वेशन को लेकर बताया है. सबसे पहले तो उन्होंने जो 16.2.16 जो इनका रिजर्वेशन का को लेकर रिकमेंडेशन है वो बोलता है कि सबसे पहले तो आप माइनॉरिटीज़ को 15% रिजर्वेशन दे दो. उसके बाद बोलते हैं कि ठीक है 15% देने के बाद इसमें से 10% आप मुसलमानों को दे दो. तो एक मिनट, कितने परसेंटेज माइनॉरिटीज़ के लिए? माइनॉरिटी पॉपुलेशन लगभग उस समय 16-17% के आसपास रही होगी परसेंटेज. और उस माइनॉरिटीज में से आप दे दीजिए मुसलमानों को. नहीं, आप टोटल. और इसके लिए कोई सर्वे नहीं किया गया? नहीं, कुछ नहीं. इनके पास राइट्स भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था. When they decide that they are socially, economically oppressed. मन हुआ ना लिखने का.
कहाँ इनके पास तो कोई डाटा भी नहीं मैं है। यही तो कह रही हूँ ना, नहीं, इसमें कहाँ डाटा है ये वो डाटा। कर्नाटका में भी यही किया जब Exactly. उन्होंने ब्लैंकेट कह दिया कि सारे मुसलमानों को आप डाल स्मिता दीजिए। जी ये बताइए कि सारे मुसलमान जब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब ओवैसी साहब की कास्ट भी इंक्लूड हुई ना। हाँ, सारे सैयद अशरफी सारे, हाँ। शेख, मुगल, पठान, मिल्कीज, त्यागीज, मतलब ये अलग अलग उसके अंदर जो बहुत सारे जो कास्ट हैं, जो अभी अपनी उस मेमोरी को अभी तक जिन्होंने नहीं भूला है कि हमने इस देश पे राज किया है, और जिनके अंदर एक ऑलरेडी एलीट है। जब बच्चे विदेश पढ़ने जाना शुरू हुए थे तब सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने भेजा था उन कम्युनिटीज में मुस्लिम्स हैं, जिनकी ज़मींदारियाँ मतलब आज़ादी के बाद तक लैंड जब वो बंटना शुरू हुआ, ज़मींदारी एवोल्यूशन हो, तब तक उनकी दुनिया भर की ज़मींदारियाँ थी। उनको आप अगर ओबीसी के अंदर डाल दोगे तो ये कुम्हार, लोहार, तेली, तमोली, कहार, पसमंदा जो है, नहीं, जो ओबीसीज हैं वो इनके साथ कैसे कम्पीट करेंगे? अच्छा, हाँ, करेक्ट। जो ओबीसी एक्चुअली ओबीसीज हैं, हिंदू ओबीसीज हैं, ओबीसीज या इवन मुसलमानों में जो जुलाहा, राइन, कसाई, ये जो उनकी कास्ट है वो भी इनके साथ कैसे कम्पीट करेगी? और इनका एजुकेशनल बैकवर्डनेस का इनके पास कौन सा डाटा था जिसके आधार पर ये शेख, सैयद और मुगल और पठानों को ये ओबीसी के अंदर डाल रहे थे? रंगनाथ मिश्रा। यस, बट देन यू कांट जस्ट ब्लेम रंगनाथ मिश्रा, क्योंकि कर्नाटका में बहुत से ऐसे मुस्लिम्स सबको डाला इन्होंने। हाँ, जो बहुत से मुस्लिम्स हैं, जो कैटेगरी ऑल मुस्लिम्स, वो अपर कास्ट कन्वर्ट्स हैं। Exactly. वो स्पेशली इन कर्नाटका दो तरह के हैं, जो एक तो आए थे विदेश से वो भी हैं, हाँ, और यहाँ के कन्वर्ट्स, गल्फ वाले भी हैं, सारे, मतलब देयर आर सो मेनी। अफगान आए, तुर्क आए, आंध्रा में भी वही है कि वो जैसे पठान आए हैं, वो द पठान्स हु केम आउट देयर वर नॉट कि आप एनडब्ल्यूएफपी के पठान्स हैं। ये पठान आ रहे हैं, टिपू सुल्तान है, उससे भी पहले शिवाजी के टाइम से भी आए हैं। और ये इनके मुस्लिम मेट्रोमनीज लोगों को देखनी चाहिए, उनके .com वगैरह, वो अपनी ब्लड प्योरिटी वगैरह को लेकर हिंदू कास्ट का तो वो उससे कम नहीं है वहाँ पर, तो वो उसको ही मेंटेन कर रहे हैं। तो करें, वो उनकी चॉइस है और वो कहाँ कर रहे हैं। लेकिन आप अगर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं हो, उन कास्ट को ओबीसी के अंदर अगर डाल दो तो जो पहले से ओबीसीज में है, एक तो उनका घटेगा, और इस समय तक तो ये भी सेटल था कि 50% ही होगा, तो 15% आप किसमें से निकाल के दे रहे थे? उसी 50% ऑब्वियसली। तो और बल्कि इन्होंने हाउ डू वी ब्लेम कर्नाटका टुडे और आंध्रा टुडे, बिकॉज वो प्रेसिडेंट तो रंगनाथ कर रखे हैं, इन्होंने बिल्कुल कर रखा नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब तक ये नहीं होता है तब तक आप 8.4% ऑफ द टोटल, मतलब जो, क्योंकि ओबीसी पॉपुलेशन माइनॉरिटी है, इसलिए 27% में आप 8.4% मुसलमानों को दे दो, ये माइनॉरिटीज़ को दे दो, और उसमें से 6% आप मुस्लिम्स को दे दो। आप किसका काट रहे थे? इनको असल में उस समय इनके दिमाग में आ गया था कि हम जो नेहरू का इलेक्ट्रल मैथमेटिक्स है वहाँ हमको वापस जाना है, तो ओबीसी को हम माइनस कर लेते हैं, क्योंकि उसके बगैर हमारा काम चल जाएगा। अगेन आई कम बैक कि कांग्रेस का इलेक्टोरल पॉलिसी नेशनल डिसीजंस को इम्पैक्ट कर रहा था। और इसमें अब आगे चलकर वो बताते हैं कि शेड्यूल कास्ट के अंदर में आप इनको इंक्लूड करो। अभी शेड्यूल कास्ट के अंदर में जैसे ही इंक्लूड कर लेते हैं, अगर इन जो वहाँ पर आप कुछ बोल रहे हैं कि जो बहुत वहाँ पर बैकवर्ड है उनको आप शेड्यूल कास्ट के अंदर डाल दो। अगर शेड्यूल कास्ट के अंदर में तो डालना होता तो कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो डाल चुकी होती, उसके बाद प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में डाल चुके होते, नेहरू कैबिनेट कर चुकी होती, जो काम कोई नहीं कर सका था अभी तक। आपकी सेकुलर गवर्नमेंट्स थी ना, जो कोई सरकार नहीं कर पाई, तो यहाँ पर उन्होंने एक तरह से एक डिपार्चर है, रप्चर है यहाँ पर पूरी नेशनल कंसेंसस का, यहाँ पर एक वो नए ढंग का एक वो यहाँ पर वो चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो नेशन के फाउंडेशनल स्टोन्स को वो यहाँ हटा रहे थे। और सिर्फ यही नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटी एक्ट है, इसका नाम शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट कर दीजिए। अभी क्या है कि शेड्यूल कास्ट पर अभी कोई भी अगर अत्याचार करता है नॉन शेड्यूल कास्ट, तो उस पर ये एक्ट लगता है। आपने मुसलमानों की एक कैटेगरी ऐसी बना दी जिस पर शेड्यूल कास्ट एक्ट नहीं लग सकता है, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट है। तो शेड्यूल कास्ट पर एट्रोसिटी कर नहीं सकता है, तो आपने शेड्यूल कास्ट पर एट्रोसिटी का भी एक और नया रास्ता खोल दिया ये करके, ये रिकमेंडेशन देके। कैसे? जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट में बहुत साफ साफ लिखा है कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब इन पर कास्ट के बेसिस पर एट्रोसिटी नहीं कर सकता है, तो इसलिए वो इसमें उस पर वो केस हो नहीं सकता। मतलब अ लोअर कास्ट पर्सन कैन नॉट कमिट अ कास्ट एट्रोसिटी ऑन एन अपर कास्ट पर्सन। नहीं,
शेड्यूल्ड कास्ट का आदमी शेड्यूल्ड कास्ट पर एट्रोसिटी नहीं कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ओके, हाँ, कर सकता है, एट्रोसिटी कर सकता है, उसको पीट सकता है, मार सकता है, मर्डर कर सकता है, व्हाटएवर, लेकिन बट वो एक्ट नहीं लगेगा। कास्ट के बेसिस पर क्यों नहीं कर सकता? एक अनटचेबल से अनटचेबिलिटी नहीं कर सकता। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉ। तो इस ये अगर आपने शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर में हाँ, मुस्लिम्स को इंक्लूड कर दिया, इसका मतलब हुआ कि एक नई कैटेगरी और इंक्लूड कर रहे हैं जो कि शेड्यूल कास्ट पर एट्रोसिटी करके भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट से बाहर रहेगी। ओके, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। नहीं, मैं इसको और समझा रहा हूँ। शेड्यूल कास्ट पर शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगता है। अभी आप क्या कर रहे हो कि शेड्यूल कास्ट के अंदर में एक मुस्लिम सब का कैटेगरी ग्रुप बना दे रहे हो, अंदर डाल दे रहे हो। हाँ, इसका मतलब हो गया कि अब ये जो नई कैटेगरी ऐड होगी, ये अगर शेड्यूल कास्ट पर, पुराने शेड्यूल कास्ट पर एट्रोसिटी करती है, तो वो शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगेगा। सो लेट मी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देती हूँ। सपोज एक टेररिस्ट और माफिया गाय और जो भी है, वो अगर किसी शेड्यूल्ड ट्राइब पे मारता है, पीटता है, दोनों शेड्यूल कास्ट अगर है। एक दलित क्रिश्चियन, एक दलित मुस्लिम है और एक दलित हिंदू है, राइट, पर उस पे वो एक्ट नहीं नहीं लगेगा, क्योंकि आपने इनको शेड्यूल कास्ट के अंदर आप इंक्लूड कर रहे हो और बाकायदा बोल रहे हो कि उस एक्ट का नाम बदल दो। ये रिकमेंडेशन है। हुआ था ये लागू तो नहीं कर पाए, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि आप वो इनकी एक तो उतनी मेजोरिटी नहीं थी। हाँ। बीजेपी ठीक ठाक नंबर पे थी उस समय। इसके अलावा यूपीए 1 में तो बहुत टावरिंग पर्सनालिटी शेड्यूल कास्ट के रामविलास पासवान वगैरह थे, तो ये एक्चुअली रंगनाथ को कभी लागू नहीं करा पाए। ओके, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं कर रहे थे, वो बैकरूम से कर रहे थे ना 2004 में, जब वो करने की कोशिश डॉक्टर मनमोहन सिंह कर रहे थे। पर डॉक्टर मनमोहन सिंह पे क्या कोई प्रेशर था? किसका प्रेशर? प्रेशर की बात क्या है? वो गवर्नमेंट कांग्रेस लीडरशिप चला रही थी। मनमोहन सिंह क्योंकि पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, वो एक ब्यूरोक्रेट और एकेडमिक थे, तो उनके वो इस सरकार में फेस जरूर थे, लेकिन सरकार जो एनएससी थी वही चला रही थी। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस सरकार में जो कुछ अच्छा हुआ है उसका क्लेम अगर एनएससी और सोनिया गांधी ले रही हैं, अगर उनकी वजह से नरेगा आता है, उनकी वजह से आरटीआई आता है, तो रंगनाथ मिश्रा किसकी वजह से आता है? भाई आप अगर जितना कुछ जो मिड डे मील अगर सोनिया गांधी लाती है, तो रंगनाथ और सच्चर मनमोहन सिंह थोड़ी ना लाते हैं। तो क्या ये जो मूव था, क्या ये डाइल्यूशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन था जो 2004 में? डेफिनेटली, क्योंकि देखिए मुस्लिम्स तो ऑलरेडी ओबीसीज के अंदर है ही है। हमेशा जब से ये लिस्ट बनी है तब से मुस्लिम्स इसके अंदर हैं, लेकिन इसको आप एक अलग कैटेगरी बनाकर जब दे रहे हैं, तो आप अपर कास्ट मुस्लिम्स के लिए ओबीसी के अंदर आने का रास्ता खोल रहे हैं, और इसकी वजह से पुराने ओबीसी के लिए कंपटीशन को टफ बना दे रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कांग्रेस का इल्ज़ाम ये चल रहा है आजकल इलेक्शन के दौरान, इसलिए मैं वापस इलेक्शन पे ले आती हूँ बीच बीच में। इलेक्शन के दौरान द एक्यूजेशन इज कि ये बीजेपी जो है 400 पार इसलिए चाहती है क्योंकि दे वांट टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन, टेक अवे द रिजर्वेशन। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए उसमें तो मेरे 3 मतलब आर्गुमेंट्स हैं जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलेगी। नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन कोई मतलब स्क्रिप्चर नहीं है, इसमें अमेंडमेंट हो सकता है। ये खुद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आर्टिकल 368 डाल के बताया है कि, और सारे आर्टिकल्स को उन्होंने, और इवन प्रियम्बल, एवरीथिंग कैन बी अमेंडेड अकॉर्डिंग टू न्यू कंडीशंस। एक तो इन्होंने ओपन किया है, उन्होंने कहा है कि हम ग्रेव्स से और स्मशान घाट से शासन नहीं करना चाहते, नहीं और ये स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, ये वर्ड बोले गए हैं कि हम ग्रेव्स से नहीं चलाना चाहते हैं। आप जब जैसी सिचुएशन होगी आप उसको बदलोगे, और मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम पूरा होते होते ही मतलब तुरंत बाद फर्स्ट अमेंडमेंट आ जाता है, क्योंकि जमींदारी एवोल्यूशन करने की कोशिश जब ये करते हैं, जो जवाहरलाल नेहरू ने किया, तो नेहरू ने फर्स्ट अमेंडमेंट किया जो बहुत हिस्टोरिकल है। उसी में रिजर्वेशन भी सेटल हुआ कि देंगे, क्योंकि कोर्ट के जजमेंट्स आ गए थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड हो सकता है, नंबर 1। दूसरा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की पेस जो है, नंबर्स ऑफ अमेंडमेंट जो है वो मोदी की सरकार में बहुत कम है, सिर्फ 8 अमेंडमेंट है, और इंदिरा गांधी ने अपने पहले 10 साल में कुल 25 अमेंडमेंट किए थे, 25, राइट। 25 अमेंडमेंट में से 42nd अमेंडमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का लगभग 15% बदल देता है एक अमेंडमेंट से। 41 आर्टिकल्स वेयर अमेंडेड इन दैट अमेंडमेंट, और 12 नए आर्टिकल ऐड किए जाते हैं
उसमें वो भी था कि इलेक्शन रोक दिया गया था, ये सारा कुछ उस समय इतने बड़े बड़े अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। उसके मुकाबले इनके 8 अमेंडमेंट क्या क्या हैं? फर्स्ट वो कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के मूल सिस्टम में जाएंगे और कॉलेजियम सिस्टम खत्म करके राष्ट्रपति को अधिकार देंगे। नंबर 2 GST, देन EWS विमेंस रिजर्वेशन, फिर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, इसके अलावा OBC लिस्ट बनाने में स्टेट गवर्नमेंट का रोल, फिर SC/ST का जो रिजर्वेशन हर 10 साल में बढ़ता है वो एक रिचुअल है, तो उसको 10 साल के लिए बढ़ाना। एंड 8th वाज फाइनेंस कमीशन में एक चेंज करके कुछ शेड्यूल 6 में एक बहुत माइनर सा अमेंडमेंट। ये 8 अमेंडमेंट है। कोई भी डाइल्यूशन ऑफ ये सारे एम्पावर करने वाले हैं। विमेंस रिजर्वेशन, OBC का रिजर्वेशन को पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट्स को इसके पावर मिलते हैं। EWS पर मेरा अपना मैं बहुत एग्री नहीं करता हूँ, इसके बावजूद EWS भी किसी के लिए एम्पावर करने वाला ही है। और ये 8 अमेंडमेंट कांग्रेस और अपोजिशन के सपोर्ट से पास हुआ है। इतना कंसेंसस से तो कोई पहले चला भी नहीं है। पहले तो उन्होंने बुलडोज कर करके अमेंडमेंट कराए हैं, इनके 8 अमेंडमेंट अपोजिशन के सपोर्ट से पास हुए हैं। तो 400 का नंबर जो कह रहे हैं कि 400 का नंबर चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए, जरूरी है क्या? कतई जरूरी नहीं है। हाँ। 368 लोगों ने पढ़ा ही नहीं, कांग्रेस के लीडर्स को 368 पढ़ना चाहिए, इसकी जरूरत ही नहीं। अगर वो अमेंड करना चाहते, ऑलमोस्ट 95% और रादर 97 to 98% कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए तो सिंपल मेजोरिटी काफ़ी है। सिर्फ कुछ 2-4 चीज़ें हैं जिसके लिए आपको स्टेट असेंबलीज का सपोर्ट चाहिए, वो भी 50% स्टेट असेंबलीज का, वो भी कुछ है जो स्टेट सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, फेडरल स्ट्रक्चर, कोर्ट एंड एग्जीक्यूटिव का रिलेशनशिप, ये 2-3 चीज़ें हैं जिसके लिए आपको वो चाहिए। तो प्रोफेसर मंडल, ऑलरेडी व्हाट्सएप के जरिए और ये जो आप कह रहे हैं डिसइंफॉर्मेशन है, आप कह रहे हैं डिसइंफॉर्मेशन है, राइट? कि नहीं, ये बल्कि मैं कह रहा हूँ कि ये मालाफाइड है। और मैं इसमें एक डिज़ाइन देख रहा हूँ, ये कॉन्स्पिरेसी एक्चुअली। आपने अगर इलेक्शन इस बात पे लड़ा कि बीजेपी अगर आएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया जाएगा, हम कॉन्स्टिट्यूशन बचाएंगे, इस पर अगर आपने इलेक्शन लड़ा और बीजेपी आ गई तो बीजेपी को आप ये मैंडेट दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन बदल दो, क्योंकि वो कहेंगे हाँ आपने तो कॉन्स्टिट्यूशन बचाना था, हमको तो बदलना था, हम बदलेंगे। आप ये गलती से, जो कि बीजेपी का कतई इरादा नहीं है, तलवार दे दिया, आपने तलवार पकड़ा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। तो एक तो कि कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, नंबर 1, और ये कोई पहली बार नहीं है, 106 बार बदला जा चुका है और भी बदला जाएगा, तय है। लेकिन अमेंडमेंट बदल देना नहीं है। डिसएम्पावरमेंट के लिए अमेंडमेंट नहीं आया, इनके समय तो नहीं आया, कम से कम। हाँ। इनके समय में तो आपने अभी सपोर्ट 10 साल में नहीं आया, और आपने सपोर्ट किया। 8 के 8 अमेंडमेंट तो कांग्रेस ने सपोर्ट किया। कांग्रेस किसके खिलाफ है? क्या EWS के खिलाफ है? क्या वो विमेन रिजर्वेशन के खिलाफ है? क्या वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को OBC ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के खिलाफ है? GST के खिलाफ? किसके खिलाफ है कांग्रेस? तो आपके, और एक चीज़ और है कि एक बहुत मैं इस बात को लेकर बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि नरेंद्र मोदी कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों बदलेंगे। मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी की लाइफ से 3-4 वर्ड और 3-4 चीज़ और 3-4 आइडियाज़ निकाल लेता हूँ, उसके बाद आप देखिए नरेंद्र मोदी क्या है। नरेंद्र मोदी की लाइफ से डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और इलेक्टोरल सिस्टम, ये 4 चीज़ों को आप डिलीट कर दीजिए उनकी पूरी लाइफ से, अभी तक जितना उन्होंने जिया है। इसके बाद नरेंद्र मोदी क्या है? नरेंद्र मोदी जिस परिवार में पैदा हुए वडनगर में, वो परिवार क्या था? वो देखिए, इतना तो बहुत तय है कि वो कोई राज परिवार नहीं था, जमींदार नहीं है। उनका घर, पुराना घर वगैरह ऐसा नहीं है, कोई बच्चा भी जाके देख सकता है, मतलब रिपोर्टर, बच्चा रिपोर्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, कब रिपोर्टर जाके देख सकता है। उसके परिवार में किसी आदमी ने इंग्लिश एजुकेशन नहीं ली। जिस समय वो पढ़ रहे होंगे उस समय जो एलीट जो होता है वो ऑब्वियसली अर्बन सेटिंग्स में अगर है या कहीं पर भी है, बच्चा को जिस स्कूल में पढ़ाता है, नरेंद्र मोदी मुंह खोलते ही कोई आदमी बता सकता है कि वो इंग्लिश एजुकेशन उनकी नहीं है, उनकी वर्नाकुलर सी है उनकी लाइफ में। अगर सोशल ऑर्डर में भी देखें तो वो ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, या अग्रवाल बंसल जैन टाइप के बनिया भी नहीं है वो। इतना इनकी ना उनसे शादी होती है ना कुछ होता है। OBC में भी वो डोमिनेंट कास्ट नहीं है, वो कुर्मी, यादव, वो कलिगा, नाडार, तेवर नहीं है वो हाँ, मतलब वो मोड़ घांची है उसका। आज तक मुझे एक जज नहीं दिखा, आज तक उसका कोई IAS अफसर नहीं दिखा, कोई प्रोफेसर नहीं दिखा, उसका कोई आदमी कहीं मुझे पूरे मतलब
किसी डिसीजन मेकर में मोटघांची है ही नहीं। नरेंद्र मोदी अगर आज चाह लें कि किसी एक IAS को उठा के अपने PMO में डाल लें तो वो मोटघांची अफसर है ही नहीं। और वहाँ वाडनगर में बुद्धिस्ट बहुत हैं, हाँ बुद्धिस्ट इलाका ही है जो वो, बुद्धिस्ट। खरगे जी ने उनको बोला हाँ, कि आप हाँ, बुद्धिज्म है के लिए ना। कुछ नहीं करते हैं, और उन्होंने नहीं, फर्स्ट बुद्धिस्ट वो कॉन्फ्रेंस वगैरह इन्होंने ही किया है। और नरेंद्र मोदी फॉरेनर से मिलते हैं तो बुद्ध की मूर्ति ही जनरली देते हैं। तो सो आज और वडनगर में दो म्यूजियम भी है, वहाँ का भी बना हुआ है, सेकंड म्यूजियम भी तैयार ही हुआ है नया। तो नरेंद्र मोदी का जो पूरी पर्सनालिटी थी, जब वो 20-25 साल के रहे होंगे और उस समय जब पॉलिटिक्स वगैरह में हाथ आजमाने की कोशिश कर रहे होंगे, तो उसके पास, उस आदमी के पास डिप्रिवेशंस की तो लिस्ट है कि वो लोअर मिडिल क्लास का आदमी है, छोटे शहर का आदमी है, कस्बे का आदमी है, किसी पावरफुल अपर कास्ट का नहीं है, किसी डोमिनेंट OBC का नहीं है, उसके पास कोई सेंट स्टीफेंस, कोई सेंट जेवियर्स, कोई सेंट कोलम्बस नहीं है, उसके पास मतलब जो नहीं है उसकी लिस्ट बहुत लंबी है, जो है उसकी लिस्ट ऑलमोस्ट नहीं है, कोई प्रिविलेज नहीं है उसके पास, कोई सोशल कल्चरल कैपिटल नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो आदमी भारत में प्रधानमंत्री बनता है। अब यहाँ पर वही 4 चीज़ों में जो मैंने डिलीट की थी उनकी लाइफ से, उन चार चीज़ों को ऐड कीजिए, तब नरेंद्र मोदी बनता है। इस देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल प्रोसेस और कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा लाभार्थी, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो नरेंद्र मोदी है। वो क्यों करके, मतलब नरेंद्र मोदी का बिल्कुल दिमाग खराब हो जाएगा उसी दिन नरेंद्र मोदी ये सोच सकते हैं कि उन सारी सीढ़ियों को हटा दें जिन सीढ़ियों पर चढ़ के मैं यहाँ पहुँचा हूँ। क्या इंटरेस्ट है? जो आदमी इलेक्शन जीत रहा है, लगातार कोई इलेक्शन हारा नहीं है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की वजह से और डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से यहाँ तक पहुँचा है, वो आदमी कॉन्स्टिट्यूशन को डिसमेंटल क्यों करेगा? उसका क्या इंटरेस्ट है? कौन सा ऐसा BJP RSS का एजेंडा है जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पूरा नहीं होता है? 370 हटाना था, उनको ट्रिपल तलाक हटाना था, कोई मतलब राम मंदिर बनाना था। हाँ। उनको अगर कृष्ण टेम्पल भी आगे चलकर बनाना है, तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके लिए उसको इस कॉन्स्टिट्यूशन को डिसमेंटल करना है? कोई एक चीज़ मुझे सावरकर के समय से अगर पूरे हिंदुत्व का एजेंडा ले लें, उसमें से कौन सी एक चीज़ है जब नेशनल कंसेंसस उसके फेवर में होगा उसको कर लेंगे। तो कांग्रेस का ये है कि वो और ये बात मैं उसी बात पे आती हूँ, जो व्हाट्सएप के ज़रिए जो रूमर्स फैलाए गए हैं उससे ज़रूर फ़र्क पड़ा है, बिकॉज जो रिपोर्टर्स वापस आ रहे हैं फ्रॉम दूर दराज के इलाकों से, ये ज़रूर है कि किताब बदल रहे हैं, यू नो दिस टर्म की किताब बदल रहे हैं, क्योंकि सम एरियाज दे डोंट नो द वर्ड संविधान, दे यूज़ द वर्ड किताब, कि वो डर पैदा हो गया कि क्या ये किताब बदलेंगे, कि अगर किताब बदलेंगे तो जो कुछ हमको, या बट व्हाट दे डोंट रियलाइज इज दैट यही सरकार है जिसने शौचालय बनाया है, यही सरकार है जिन्होंने गरीबों के लिए घर बनाया है, यही सरकार है जिसने पहले नर्मदा का पानी लेके आया, उसके बाद कई सारे शौचालय बोला तो मुझे याद आया जी, ये शौचालय वाला मामला। जैसे देखिए ना, अगर मैं जैसे इस समय एक वर्ड यूज करना चाह रहा हूँ, जिसे वो इज्जत घर जिसको हम जैसे इंग्लिश में बहुत दिन में 100 बार शिट बोलते हैं, इसके लिए इंडिया में कोई सम्मानजनक वर्ड नहीं है। हम अगर बोलें कि जैसे उसके लिए जो पॉपुलर वर्ड्स है, तो उसको अगर हम अटर भी करने की कोशिश करें तो लगता है कि वो कुछ प्रोफेनिटी कर रहे हैं, कोई मतलब इम्प्योर चीज़ कर रहे हैं, मतलब इसकी बात करते हैं। उसके लिए फिर बच्चों को सिखाया जाता है कि वो मत बोलो, बोलो पॉटी है। सो मतलब थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा डिसेंट तो लगेगा। प्रधानमंत्री जिस समय पहली बार बनते हैं, वो लाल किले से पहली बार मतलब ही टॉक्ड अबाउट शिट। यस। और आप समझिए कि जिस इशूज़ को वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने लगभग 100 साल किया था कि 100 साल पहले, हाँ, बच्चे बोलते हैं ना, हाँ कि चीची, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑन द फर्स्ट डे, एंड मेरा रिएक्शन भी यही था, कि क्या बोल दिया उन्होंने, क्या जरूरत है कि वो रेड फोर्ट से क्यों बोल रहे हैं, पूरी दुनिया सुन रही है। बट व्हाट यू आर सेइंग इज राइट कि 100 साल पहले वेस्टर्न सिविलाइजेशन, कब आपको लंदन में जब सीवर पहले बनना शुरू हुआ तो सब 100 साल पहले सब कर चुके थे ये करेक्ट। तो ये, और जिस समय ये बना है, उस जब ये 2014 में जिससे बात कर रहे हैं, उस दिन सारी दुनिया में जो ओपन डिफिकेशन है, OF जो है, ये इसका 60% इंडिया में था।
इवन मुस्लिम कंट्रीज़ में नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ इज्जत और औरत वगैरह को लेकर एक बहुत अलग तरह का कॉन्सेप्ट है, तो उन्होंने भी मतलब बाहर नहीं जाना है का एक कॉन्सेप्ट की वजह से उनके टॉयलेट्स अंदर हो गए थे घरों के अंदर में। ये प्रॉब्लम इंडियन सोसाइटी की थी, और इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रोफेसर साहब, इसको भी आप कास्ट से जोड़िए, बिकॉज ये क्योंकि मैं आई वांट टू जार माय ऑडियंस टुडे, Right. क्योंकि मुझे पता है मेरे कजिन्स भी, मेरे रिलेटिव्स भी जो बाहर से आते कहते क्यों रेलवे लाइन से करते हैं। राइट, प्लीज आप इसे कास्ट से बता रहा हूँ ना, जोड़िए, क्योंकि मुझे बताइए। क्योंकि क्लीनिंग जो है इट्स नॉट एवरीवन्स बिजनेस। इसके लिए हमने कास्ट बना रखी, वो इस काम को करती है तो हम गंदा करते हैं ना। अभी है ना, बहुत आसान है ना कि हमने घर का कचरा बाहर फेंक दिया, कोई आएगा उठा के ले जाएगा। तो मतलब आप समझिए कि एक पूरा जमादार कास्ट बन गया। इंडियन एयरपोर्ट्स में, इंडिया के सारे एयरपोर्ट्स में और मॉल्स में कोई होता है जो 10 घंटे की शिफ्ट सारा दिन टॉयलेट के अंदर रहता है, और हर बार जब आदमी जाता है और उनको चूँकि उनके बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, उसको वो साफ़ छोड़ कर नहीं आता है, टॉयलेट की सीट गिरा के करना है कि उठा के करना है नहीं मालूम है, पूरा दिन वो आदमी टॉयलेट के अंदर टॉयलेट साफ़ करता रहता है, क्योंकि हमारे बिहेवियर की प्रॉब्लम है। एक्चुअली देखिए, एक चीज़ है कि आप एक आइडिया जब बेच रहे थे स्वच्छ भारत और टॉयलेट बनना चाहिए, उस आइडिया का भारत में कोई ख़रीदार ही नहीं था। मतलब एक आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिस प्रोडक्ट की जीरो डिमांड थी, क्योंकि जो लोग बाहर जा रहे थे, एक तो लोग मान रहे थे कि ऐसे ही तो चलता है, और फिर उसको रेशनलाइज भी करते थे, बाहर खुले में करते हैं, हवा लगती है, थोड़ा वॉक भी हो जाता है, और लेडीज जो है एक साथ जाती हैं, टहलती हैं, गपशप करती हैं, बहुत सोशलाइजेशन है। नॉनसेंस। हाँ, तो आप ये वर्ल्ड में शायद ह्यूमन बिहेवियर चेंज करने का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था कि आप घर के अंदर जाओ, घर के अंदर ही इस काम को करो। कि 3 बजे रात को जाती हैं लेडीज। राइट। अभी देखिए, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक घर में एक औरत है, बेटी, बहू, सास, कुछ भी हो सकता है, माँ। अभी डायरिया हुआ है, रात में अगर जाना है तब तो फिर भी उसके पास उपाय है। अगर उसका अपना खेत नहीं है तो दिन में अगर उसको जाना है बाहर, तो अगर नई बहू आई है जिसके साथ आपकी इज्जत एसोसिएट है, तो अभी आप जिसकी जमीन नहीं है, ये भी उसके तो लिए। है। और ये किसके पास जमीन नहीं होती? शेड्यूल्ड कास्ट एंड ओबीसीज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तो ये, और वो कई किसी बार और के खेत में नहीं जा सकते। किसी और के खेत में जाएगा तो गाली देंगे, डंडे मारेंगे, या खींच के रेप करेंगे। ये महिलाओं के खिलाफ होने वाले इतने सारे एट्रोसिटीज़ को रोका इस बात ने कि आपका टॉयलेट आपके घर में, आप किसी पर निर्भर नहीं कि उसके खेत में आपको जाना है। ये तो कितना बड़ा प्रिविलेज है ना कि मेरे पास अपने खेत है, इसके खेत नहीं है, हमारे टॉयलेट में इनकी औरतें आती हैं, तो फिर उसके बाद तो गाली दे ही सकते हैं, भगा ही सकते हैं। और जब लोग पूछते हैं कि क्यों महिलाओं ने मोदी को वोट दिया, इसमें ये कितना बड़ा चेंज है। और इसके देखिए बेनिफिट्स तो बहुत तरह के हैं कि मतलब मुझे लगता है कि हेल्थ बेनिफिट्स हैं, आपके जो वाटर कंटामिनेशन वगैरह का जो इशूज़ है वो सब सेटल हो जाता है। आप जब पिट बनाते हैं, 2 पिट में से एक पिट में 6 महीना 1 साल जब वो सीट रह जाता है तो वो मेन्योर बन जाता है, खाद बन जाता है। और जो उस समय सेक्रेटरी थे जल शक्ति मंत्रालय के, परमेश्वरन अय्यर, उन्होंने तो खुद हाथ से साफ करके बताया कि नाउ दिस इज़ क्लीन, अब ये इसको आप साफ कर सकते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये उन्होंने पूरा कैंपेन चलाया कि सारे ऑफिसर्स अपने हाथ से उठा के दिखाएंगे कि अब साफ़ हो गया। तो इससे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, आपको मतलब फार्मिंग के लिए आपको खाद मिल रहा है, औरतों की सुरक्षा हो रही है, एंड डिग्निटी, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब ये बेनिफिट्स जब पहुंच गई, तो व्हाट हैपेंस आल्सो इज 5 साल में आपने 60 करोड़ लोगों की बिहेवियर चेंज कर दिया। और इसके लिए कितना एफर्ट था उसमें, और कितना वो स्ट्रिक्टली उन्होंने कहा होगा मैं ब्यूरोक्रेट्स को कि मुझे चाहिए ये नथिंग डूइंग, आपको करके देना है। इसके लिए आपको जाके अपने ऑफिस कर्मचारियों को जाके, अगर किसी के पास टॉयलेट है इसके बावजूद अगर कोई बाहर जा रहा है तो सीटी बजाओ, कुछ भी करो, उनको अंदर, घर के अंदर इस काम को करना है। तो ये एक्चुअली डिसरप्शन है। हाँ। कि आपका बिहेवियर है, आप खुले में जा रहे हैं और अचानक से सरकार आ गई आपके लाइफ में और मतलब अजीब तरह से आ गए घर के अंदर, ये क्या है। अब हो सकता है कि 100% उन टॉयलेट्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा, लेकिन अब उसको चॉइस है कि वो टॉयलेट का इस्तेमाल करे। ये चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मजबूरी में बाहर जा रहा हूँ और मैं शौकिया बाहर जा रहा हूँ, तो बहुत अलग अलग चीज़ है। प्रिविलेज है कि मैं चॉइस है कि आज मेरा मन कर रहा है कि आज खेत के और इसमें सिर्फ
शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अपर कास्ट, इसमें रिलीजियस लोग, इवन मुस्लिम वुमेन आर गेटिंग, ये यूनिवर्सल पॉलिसी थी। जो स्वच्छ भारत के अंडर टॉयलेट्स बने हैं, या फिर उज्ज्वला के अंदर जो गैस मिला है, या फिर जो घर बने हैं, दे आर रिलीजियस एग्नोस्टिक। यस, ये नहीं है कि बल्कि इनमें से मुसलमान बहुत सारी के- पॉलिसीज में तो बल्कि माइनॉरिटीज के इतने होने ही चाहिए तक की कोशिशें हैं इसमें। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि उनको नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ कि आपको पहले रिजर्वेशन चाहिए, उसके बाद फिर आपको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी चाहिए, उसके बाद आपको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। ये रास्ता नहीं खोला जा सकता है भारत में अब। इसको सरदार पटेल ने परमानेंट गेट बंद कर दिया है। ये पाप है, अपराध है, जब आप जिस रास्ते की वजह से पार्टीशन हुआ, मतलब मिलियन प्लस लोग मारे गए, आप उसको फिर से खोल दे रहे हो। ये कितना बड़ा अपराध है इस नेशन के साथ कि आप पूरा, मतलब वही जो मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ कि आपने नींव से पत्थर हटाने शुरू कर दिए थे सिर्फ इसलिए कि आपको वोट चाहिए। पर सर ये 2024 में बात क्यों उठी है? 2004 में मनमोहन सिंह जी ने कहा था, पर इतने साल क्यों लग गए फॉर अवेकनिंग टू कम अबाउट, जैसे कि आप कह रहे हैं? व्हाई इज इट दैट पीपल जस्ट केप्ट क्वाइट अबाउट इट? क्यों होता है जानते हैं? ये एक्चुअली वो एक कश्मीर फाइल में एक उस फिल्म को मैं पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन उसमें एक डायलॉग है कि सिस्टम, मतलब सरकार किसकी है और सिस्टम किसका है, बल्कि मैं इसमें तीसरी चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ, नैरेटिव किसका है। आज की तारीख में भी भारत में जो नैरेटिव सेट होना है ना, इसमें जिसको हम लोग कायदे से लेफ्ट लिबरल बोलते हैं, लेकिन जो मतलब कायदे से मतलब पॉलिटिकल वो एक आइडियोलॉजी है, उसमें ग्लोबल इस्लाम है, बहुत सारे आइडियाज़ का एक कंग्लोमरेशन है, वो आइडिया प्रिवेल करता है नैरेटिव बनाने में। आज भी उसकी ताकत है, इतनी ताकत है कि बीजेपी बेशक 10 साल रह गई है, लेकिन दिल्ली में जहाँ पर सारे विचार बनाने वाले लोग बैठते हैं, IIC, इंडिया हैबिटेट सेंटर, यहाँ बीजेपी का एक आदमी ढूंढ लीजिए ना, ये स्ट्रक्चर्स बिल्कुल आज भी वैसे ही टिका हुआ है। उस स्ट्रक्चर को इतना सा डेंट नहीं वो कर पाए हैं। वो सारे थिंक टैंक्स, CPR शायद उस NGO का वो थिंक टैंक का नाम है ना, जिसमें कि सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, हाँ, मणिशंकर अय्यर की बेटी चला रही है, और एक साल पहले चला रही थी, हाँ। और उसको गवर्नमेंट फंड कर रही थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ICSSR उसको फंड कर रहा था इंडिया के खिलाफ काम करने के लिए। और वो क्या कर रहा था, गवर्नमेंट से फंड लेकर वो भारत में कैसे माइनिंग ना हो, और इसको लेकर वो सिर्फ रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे, उन्होंने NGOs को बाकायदा फंड किया था कि आप इन चीज़ों को लेकर, इन्वायरमेंटल इशूज़ को लेकर आप एजिटेशन करो। और ये डिसरप्शन असल में देखिए, कई बार जो मैं कांग्रेस को लेकर और ये आर्टिकल्स में पिछले 10 साल से लगातार लिख रहा हूँ कि कांग्रेस ने क्या किया है, और जैसे मैंने उस पर लिखा कि भट्टा परसौल राहुल गांधी का जो है, या जो मार्क्सिस्ट उनका पूरा जो उन्होंने स्विच किया मार्क्सिज्म की तरफ। भाई भट्टा परसौल क्या है आपको मैं बता रहा हूँ। भट्टा परसौल एक गांव है जो कि जिससे कि होते हुए एक हाईवे गुजरनी है जो पूरे यूपी को कनेक्ट करेगी। बहन जी का प्रोजेक्ट था। फर्स्ट फेज में यमुना एक्सप्रेसवे बनना था। यमुना एक्सप्रेसवे बनाने के लिए लैंड एक्विजिशन होना था, और लैंड एक्विजिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसीज़ के तहत बहन जी करवा रही थी। उसमें कुछ रिजेंटमेंट थे। इसको हवा देने के लिए कौन पहुँचे? जो केंद्र में सरकार में थे, वो राहुल गांधी भट्टा परसौल पहुंचते हैं, उस आंदोलन को सपोर्ट करते हैं। वो आंदोलन वायलेंट हो जाता है, उसमें 2 पुलिस वाले और 1 किसान मारा जाता है, और वो प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। आज उस एक्सप्रेसवे और उस सुपर हाईवे के आसपास कम से कम 1 लाख करोड़ की इकॉनमी तैयार हो रही है। इसको रोकने के लिए कौन आदमी खड़ा हो जाता है? जो आदमी उस पॉलिटिकल लिगेसी का है, जिसमें कि बिरला, बजाज, हिम्मत सिंह का, सेक्सरिया, सिंघानिया वगैरह गांधी के समय से लगे हुए थे। जो कॉरपोरेट जिसके पीरियड में अंबानी इस देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनता है, अडानी इस देश के 10 सबसे बड़े बिजनेसमैन में बनते हैं। वो पूरे इकोनॉमिक प्रोसेस लिबरलाइजेशन के खिलाफ खड़ा हो जाता है, पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस के खिलाफ खड़ा हो जाता है, और कहता है कि हम यहाँ पर इस सुपर हाईवे के खिलाफ वो जाके आंदोलन करता है। जब उसी आदमी का प्रधानमंत्री, उसी आदमी के पार्टी का प्रधानमंत्री इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ला रहा है, टू मेक 100 मोर अंबानीज, टू मेक 100 मोर टाटा बिरलास, सेलिब्रेट करते हैं उसको। कितना मतलब आज की तारीख में सबकी स्थिति बेटर हुई है। लेकिन उनके पार्टी का जो टाइट्यूलर हेड है, उनका बेटा जो है वो ये भट्टा परसौल कर रहा है। कर रहा है, और सिर्फ भट्टा परसौल नहीं कर रहा है। मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ
कि एक शॉर्ट सेलर है, जो कि शॉर्ट सेलर है जिनका दुनिया में हर किसी को मालूम है, हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलर जिनको नहीं समझ में आता उनको मैं बता रहा हूँ। शॉर्ट सेलर वो है जो शेयर मार्केट गिरता है तब उसको फायदा होता है, क्योंकि वो बेट करते हैं फॉल पर, मतलब गिरावट पर बेट करते हैं। गिर जाएगा, कोई कंपनी पर बेट किया उन्होंने, पैसे लगाए, उस कंपनी के शेयर गिर गए तो उनको फायदा है। तो इंडियन शेयर मार्केट पर अगर इंडेक्स फंड में लगाया है तो वो अगर गिरता है तो उनको फायदा है। शॉर्ट सेलर है, उसका फायदा गिरा देने में है, राइट। उसने एक रिपोर्ट दी, जो रिपोर्ट आज तक सब्सटेंशिएट नहीं हुई है, कि एक भारत का एक बड़ा कॉरपोरेट ने ये किया करके एक वो बहुत सारे एलिगेशंस वो लगाकर निकल जाता है। ये एलिगेशन अगर कांग्रेस ने इसको उठा नहीं लिया होता तो वो हजार या लाखों ऐसी रिपोर्ट में एक रिपोर्ट बन के रह जाती। इसको जब इन्होंने उठा दिया तो इसका इम्पैक्ट क्या क्या हुआ, और वो जिस जो अडानी उनके समय बना था उस समय का ये उनके साथ अब ये क्या कर रहे हैं कि आप सिर्फ उनका शेयर नहीं गिरा, पूरा शेयर मार्केट क्रैश कर जाता है। भारत के लोगों का लाखों करोड़ रुपया उसमें डूब जाता है। इंडिया की क्रेडिट रेटिंग्स ख़राब होती है। FII और FDI जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं और डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये मैसेज जाता है कि इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मार्केट एक शॉर्ट सेलर के कहने पे पूरा मार्केट गिरता है। सो यहाँ पर हम मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उस मार्केट में पैसा क्यों डाले, और ये तो यहाँ तो कुछ भी हो सकता है कभी भी, मतलब तो ये आप ये कैसे आप इंडिया के खिलाफ आप सिर्फ आपका पॉलिटिक्स तो आप करते रहे। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन है, वेल्थ डाइल्यूशन है। डाइल्यूशन ही हुआ ना, वेल्थ वो अडानी जी से लेके किसी और को दे नहीं रहे हैं, वो अडानी जी का खत्म कर रहे हैं। आप पॉवर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, जो नानी पालकीवाला ने कहा ना विद द पीपल बुक में, कि आप सोशलिज्म जो है वो पॉवर्टी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि आप वेल्थ क्रिएशन का आपका कोई मॉडल ही नहीं है। जैसे वेनेजुएला। हाँ, आप इवन इंडिया के जो नॉर्थ इंडियन सोशलिस्ट स्पेशली हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह पर तो बहुत बात करते हैं, लेकिन बिहार और यूपी में कैसे वेल्थ क्रिएट हो, इसको लेकर लोहिया का कोई मॉडल ही नहीं है। तो आप वेल्थ जब क्रिएट ही नहीं करोगे, भाई ठीक है, सोशल जस्टिस तमिलनाडु गवर्नमेंट कर रही है, इसलिए कर पा रही है, सबसे पहले मिड डे मील दे रही है, बल्कि अब तो उन्होंने ब्रेकफास्ट मील भी शुरू कर दिया है। पर पहले जनरेशन ऑफ वेल्थ तो करे क्योंकि वो ऑटो हब है इंडिया का, भारत का वो फैक्ट्री कैपिटल है। भारत में जिस टोटल फैक्ट्री का जो डेफिनेशन है उसमें उस डेफिनेशन के अंदर आने वाली 50% फैक्ट्रीज वहाँ पर है। तो जब ये वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद वो कह सकते हैं ना कि जो हर लड़की जब तक स्कूल के बाद अगर कॉलेज जाती है, जब तक पढ़ती रहेगी, हम 1000 रुपये देंगे, क्योंकि है ना जेब में भरा। आज बिहार सरकार देना चाहे, तेलंगाना में भी है। जब तेलंगाना हैज बिकम द IT हब, तब राइतु बंधु वगैरह जो कर रहे हैं फार्मर्स के लिए कर रहे हैं। आपको प्रॉस्पेरिटी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, आप गरीबी नहीं बांट सकते हो। ये इनका मॉडल तो गरीबी बांटने का। आपको एक मैं आप इसको इस तरह से देखिए, मैं जैसे उन्होंने क्या किया कि कोल और माइनिंग ये सब बहुत बुरी चीज़ है, एनवायरनमेंट ख़राब हो जाता है, फाइन, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। पूरी वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है, पूरा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, वो कोल जला के बना है। हाँ। मतलब फर्स्ट जो स्टीम इंजन बनता है वो कोयला जलाते हैं, बहुत बाद में वो एक समय में आकर ग्रीन एनर्जी की तरफ जाते हैं। करेक्ट। आप इंडिया को बफर का टाइम कब दोगे? अगर आप कहोगे आज अगर हमने माइनिंग बंद कर दी, तो देखने में तो बहुत हरा हरा लगेगा, लेकिन भारत की आधी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन फिर कौन करके देगा? आप क्या विंड एनर्जी लगाओगे? मतलब एक बारी क्या सोलर करोगे? एक बारी और वील मिस द बस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहले भी वी मिस द बस, नाउ वील मिस इट अगेन। तो क्योंकि आपको वो जाकर राइट्स के नाम पर और इन्वायरमेंट के नाम पर राहुल गांधी कहते हैं, तो बहुत सुंदर लगता है कि ये इन्वायरमेंट बचाएगा और ये करेगा वो करेगा, और इनके जो मणिशंकर अय्यर की बेटी का NGO जाके आंदोलन करवाता है कि ताकि ये सब रुक जाए। सुनने में बहुत अच्छा लग सकता है किसी को, बहुत वोकनेस मतलब फील होती है ना कि हम पर्यावरण बचाएंगे, फाइन, लेकिन आप भारत का आधी इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन रोकना चाहते हो। तो ये जो इनकी प्रॉब्लम है, मैं राहुल गांधी की एक प्रॉब्लम अगर कोई बोले मुझे बताने के लिए ना, मैं बोलूँगा उनकी प्रॉब्लम भट्टा परसौल है। भट्टा परसौल इज द प्रॉब्लम, नहीं वो वही प्रॉब्लम है, वो माइंडसेट प्रॉब्लम है कि डेवलपमेंट प्रोसेस को, क्योंकि हमको करना क्या है कि मुलायम और बहनजी को ख़त्म करना है यूपी में। आपका पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, तो आप क्या करेंगे? बहनजी के खिलाफ आप ताज कॉरिडोर का केस कर देंगे। भाई ताज कॉरिडोर आप समझिए कि आप अगर आगरा गए हैं तो ताजमहल के उस पार अगर एक डेवलपमेंट हो जाता, वहाँ पर 10-12 बड़े 5 स्टार होटल होते, कुछ मॉल होता, वहाँ पर आपने एक बड़ा मार्केट होता, कुछ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होते, तो कम से कम 3-4 लोगों को काम मिलता ना।
आपने क्या किया कि भाई आप पूरे दुनिया में सारे बड़े शहर नदियों के किनारे बसे हुए हैं, नदी आप इसके बावजूद साफ रख सकते हैं, हडसन नदी को साफ रख सकते हैं आप न्यूयॉर्क बना के भी। तो आप नदी साफ रखना एक अलग प्रोजेक्ट है, लेकिन नदी के बगल में आप कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं होने देंगे। पूरी दुनिया तो नदी रिवर वैलीज के आसपास बनी है। आपने बहन जी को रोक दिया ये करने से, ताज कॉरिडोर का पूरा प्रोजेक्ट रुकवा दिया। और हालांकि द पार्टी कीप्स टॉकिंग अबाउट दैट इट इज द अपहोल्डर ऑफ ओबीसी पार्टीज, ओबीसी बेस्ड पार्टीज। इंडिया अलायंस में अगर आप देखें तो सारे ओबीसी बेस्ड पार्टीज हैं, उसकी है ना? भी एक वजह है एक्चुअली, उसकी वजह ये है, तो खैर मैं ये बहन जी वाला बोल रहा हूँ। इसके अलावा बहन जी को आप फिनिश करने के लिए वो पार्क बनवा रही हैं, उस पर भी आप केस करवा रहे हो, मतलब आप उनको फिनिश करना चाहते हो। इस चक्कर में आपने भट्टा परसोल किया, भट्टा परसोल में भी आपका कन्विक्शन नहीं है कि भट्टा परसोल आंदोलन करें। आप एक पॉलिटिकल गेम खेल रहे थे क्योंकि मुसलमान वापस आ रहा है, तो मुसलमान कहाँ पे है, बीएसपी और एसपी के पास, उसको वापस लाना है। और इनको पॉलिटिकली डिस्टर्ब कर देते हैं, इनके लाइफ में डिस्ट्रप्शन ला देते हैं लीडर्स को, और मुसलमान फिर हम वापस ले लेंगे। तो ये कर रहे थे ये एक्चुअली। इसमें तो ये कोई बहुजन समाज के कोई he is not a well wisher of the बहुजन समाज का कुछ भी करना है तो इस देश को प्रोग्रेस करना चाहिए। और इसमें ये है ना कि आप अगर पानी उठेगा ना तो सारी नाव उठती है। मतलब आप अगर यूनिवर्सल कुछ पॉलिसीज आप बनाएंगे, कुछ स्पेशल प्रिविलेज दीजिए, लेकिन आप अगर सारी नाव को उठाना चाहते हैं तो पानी उठाइए ना। आप कुछ यूनिवर्सल लेवल पर कुछ पॉलिसी लाइए ना जो सबका काम हो जाए। अब ये हर घर में टॉयलेट बनेगा तो उसमें तो ज़्यादातर बेनिफिशियरी कौन होगा? आप अगर हर घर में आप एलपीजी दे रहे हो तो जिनके घर में एलपीजी नहीं उन्हीं को तो फायदा होना इसमें। ये समभाव और रिजर्वेशन, क्या ये आर दे इन कॉन्फ्लिक्ट और डू दे गो टुगेदर? ये बिल्कुल सिनर्जी में है, और ये ग्लोबली जो ग्रोथ और जस्टिस ये साथ साथ चल सकता है। डाइवर्सिटी का जो प्रिंसिपल जैसे यूएस ने लिंडन जॉनसन के समय में लाया, तो उन्होंने, बल्कि डाइवर्सिटी इज गुड फॉर बिजनेस, ये वहाँ का हर कॉर्पोरेट मानता है, तब इजीली वो लागू हुआ। आप किसी भी कॉर्पोरेट की वेबसाइट पे जाइए तो उनका एक डाइवर्सिटी का अलग से टैब है जहाँ पर आपको दिखेगा कि उन्होंने डाइवर्सिटी के लिए क्या क्या काम किया है, कितने एथनिसिटीज़ है। ये जो टैलेंट हर जगह से लेंगे, खराब टैलेंट नहीं लेंगे, लेकिन लेंगे हर जगह से। और अपने कस्टमर को जानने के लिए, अपने बिजनेस को जानने के लिए मुझे हर तरह का आदमी चाहिए ना। नहीं, पर डाइवर्सिटी को लेके जैसे राहुल गांधी ने किसी कैमरामैन को बोला कि भाई व्हाट इज योर कास्ट, तुम्हारे मालिक का क्या कास्ट है, यू अंडरस्टैंड? तो वो प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन लाना चाहते हैं कि पहली बात तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑडिट किया है कि इतनी मीडिया कंपनीज हैं और इतने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और उन इंडस्ट्रियलिस्ट में एंड ब्यूरोक्रेसी, उन्होंने कहा कि जो सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी लेवल लोग हैं, जो 100-150 लोग हैं, उनमें कोई दलित नहीं है, उनमें कोई ओबीसी नहीं है। और फिर उन्होंने कहा इंडस्ट्री में भी जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट उनमें भी नहीं है। फिर वो मीडिया पे आते हैं, फिर वो एंकर्स पे आते हैं। उन्होंने एक प्राइवेटली एक कास्ट सर्वे किया हुआ है कि एंकर्स का क्या कास्ट है। देखिए, जो मीडिया डाइवर्सिटी का प्रोजेक्ट है, ये यूएस ने आई थिंक जब रेशियल राइट वहाँ पर राइट्स हुए थे शिकागो एंड डेट्रॉइट्स में, स्पेशली मिड अमेरिका के इंडस्ट्रियल टाउन्स में, तो उस समय वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट ने किर्नर कमीशन बनाया था, जिसको ये सोचना था कि ये रेशियल राइट्स क्यों हुए। तो किर्नर कमीशन ने एक पूरा चैप्टर इस पर दिया है कि मीडिया में डाइवर्सिटी नहीं होने की वजह से एक तो उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो वेंट नहीं हो रहे हैं, दूसरा गवर्नमेंट को पता भी नहीं चल रहा है क्या प्रॉब्लम है। सो डाइवर्सिटी इज़ गुड, लेकिन भारत 2014 में पैदा तो नहीं हुआ ना। हम 2014 से पहले भी थे ना, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम वो है जो कि लीगेसी से आ रही है। हाँ। इसको अगर आपने सेटल धीरे धीरे किया होता ग्रेजुअल प्रोसेस से, उसको मैं कहता भी हूँ कि भारत रिवोल्यूशन का देश नहीं, 2000 साल में यहाँ पर कोई रिवोल्यूशन नहीं हुआ है। ये इवॉल्व होने वाला देश है, धीरे धीरे चीज़ों को एक प्रोसेस में लेता है, चेंज होता है। और लेकिन हम अमेरिका के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। दैट्स अ न्यू कंट्री जो जिसका कोई हिस्ट्री नहीं है, वो क्रिएट करते जाते हैं। हाँ, वो तो बना हुआ देश है। ये देश थोड़ा सा पहले से किस्सा चला रहा है। नेशन बेशक ये बन रहा है 47 में, लेकिन इससे पहले से वो एक बहुत कंटिन्यूटी है वहाँ पर, बहुत सारी चीज़ों की, उसमें रप्चर नहीं है। तो डाइवर्सिटी इज़ गुड, लेकिन डाइवर्सिटी के लिए आपने कुछ किया होता तो भी बात थी। इस समय सेक्रेटरीज कौन बन रहा है? वही बन रहा है ना जो 90, आई थिंक इस समय सेक्रेटरी वो बन रहे हैं जो 92, 93, 94 वगैरह में IAS बने होंगे। अगर आपने ओबीसीज को उस समय
आपने एंटर कराया होता तो अपने रेगुलर प्रोसेस से वो इस समय बन रहे होते ना। तो आज जो नहीं है उसके लिए मोदी ने, हो सकता है इसमें कोई जादू नहीं किया है नरेंद्र मोदी ने, लेकिन ये प्रॉब्लम इंडियन नेशन की प्रॉब्लम है ना। इसके लिए आप इसको पॉलिटिकल कैसे बना सकते हैं? मीडिया डाइवर्सिटी नहीं अगर मान लेते हैं, जो कि नहीं है, फैक्ट है कि नहीं है, और इस पर काफ़ी रिसर्च वगैरह हुआ है, होना चाहिए, ये भी मानने में कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसको आप अब एक ब्लेम गेम की तरह, एज इफ जो एंकर्स खड़े हैं 20 या 10 या रिपोर्टर्स, यहाँ पर ओबीसी का नहीं होना क्या अभी की गवर्नमेंट की क्रिएट की हुई प्रॉब्लम है, या ये पीछे से चली आ रही प्रॉब्लम है, या फिर ये पूरे इंडियन नेशन की प्रॉब्लम है? इसको आपको देखना होगा। और आप जब होंगे, आप ठीक कीजिए ना अपने राज्यों में, आप जहाँ पर आते हैं वहाँ ठीक करने कोई मॉडल दीजिए ना कि ऐसे करेंगे, इंसेंटिवाइज करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को हम रिजर्वेशन देंगे तो आप दीजिए। आप उसमें अगर डाइवर्सिटी देनी है तो यूएस की तरह आप इंसेंटिवाइज कीजिए उन कॉरपोरेट्स को जो डाइवर्सिटी लागू करते हैं। और यूएस फेडरल गवर्नमेंट और सारी स्टेट गवर्नमेंट्स, कैलिफोर्निया सबसे ज़्यादा उन कॉरपोरेट्स को इंसेंटिवाइज करती है जो अपना जो एनुअल सर्वे में बताते हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादा डाइवर्सिटी, आप उनको बाकी सुविधाएं दीजिए ना। इसके तो तरीके हैं करने के, लेकिन जब आपको करना था आपने किया नहीं, और आप अब ऐसा कह रहे हो जैसे कि कोई कल्प्रिट है, और वो कल्प्रिट अगर है तो सबसे बड़ी कल्प्रिट तो कांग्रेस है ना। आपके मौके थे, आपने इस काम को किया नहीं। अगर करना है तो आप अभी मॉडल दीजिए, पायलट प्रोजेक्ट लीजिए ना कि ठीक है, सिर्फ बेंगलोर को मैं हम करके दिखाते हैं, देखो ऐसे हो सकता है। सिर्फ बेंगलोर के कॉर्पोरेट्स को आप ठीक करके दिखाओ ना। डाइवर्सिटी आप कैसे लागू करना चाहते हो, दिखाओ, उनको समझाओ कि डाइवर्सिटी लाओ, और इसके बावजूद आप वहाँ से कोई कॉर्पोरेट ना भागे ये इंश्योर करो, उनको बेस्ट टैलेंट मिलता रहे ये इंश्योर करो, करके दिखाओ ना। तो करके आप कुछ नहीं दिखा रहे हो, आप सिर्फ बोल रहे हो। तो ये और ये डिसकंटेंट फैलाने वाली बात भी हो जाती है, राइट? बिकॉज आप अगर ये व्हाट्सएप के जरिए हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन अगर जाता है एंड एक सेंटेंस इधर बोल दिया, एक सेंटेंस उधर बोल दिया, विदाउट अ क्योर फॉर द प्रॉब्लम। मतलब अगर दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, तो हाउ डू वी रिजॉल्व इट एंड व्हाट इज इट? मतलब देयर हैज टू बी अ कंटिन्यूटी। मतलब सारा टाइम आप अगर एक्यूजेशन ही करते रहेंगे विदाउट गिविंग अ सोल्यूशन टू इट। मैं यही बार बार पूछती हूँ कि अगर आपने बोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहे हैं, कुछ है तो सही, बट नाउ बिकॉज ऑफ दिस इट हैज स्प्रेड एवरीवेयर कि किताब बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। अब आप आर्ग्यू नहीं कर सकते सर। मैं आई हैव स्पोकन विद सो मेनी पॉलिटिशियंस इन द पास्ट 2 वीक्स, वो सब यही कह रहे हैं ऑपोजिशन वाले कि बदल देंगे। अब आप लॉजिकली अगर आप बात करो तो इट डजंट गो एनीवेयर, राइट। और कॉन्स्टिट्यूशन पर इस देश में अगर कभी खतरा था तो वो इंदिरा गांधी के समय में थोड़ा सा था, इमरजेंसी के समय में। इसके बाद से तो खतरा कभी रहा ही नहीं। और कॉन्स्टिट्यूशन बदल देने के लिए तो चुनाव कराने की भी जरूरत नहीं है उसको। आप उनके पास नंबर्स वैसे ही थे ना। नहीं, इसके बावजूद भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन, एक तो अमेंडमेंट और बदल देना दो अलग चीज़ें हैं। हाँ। बदल देने के लिए तो जैसे पाकिस्तान में होता है ना, बदल देते हैं, उसके लिए उनको नंबर्स कहाँ चाहिए? ये नंबर्स वाला तो बिल्कुल कि इतना नंबर होगा तब बदलेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि इसको एक बार लोगों को थोड़ा सा रिविजिट करना चाहिए कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हटा देना इतना आसान है? भारत शायद दुनिया का अकेला देश है जहाँ पर बहुत बड़ी पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन की पूजा करती है। उसका कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है, सेलिब्रेट करते हैं लोग उस दिन। बहुत सारे लोग बहुत घर में रोशनी करते हैं। तो इस देश में जहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूशन का ये दर्जा है, वहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी तो बिल्कुल मतलब आउट ऑफ माइंड ही होगी जो इसको क्यों करेगी। और वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इनको क्या ऐसा करना है जिसके लिए इसको बदलने की जरूरत है। आपने कहा कि वो फायदेमंद है इनके लिए, और नरेंद्र मोदी के लिए तो है ही है। और एक चीज़ देखिए, इस पूरे डिबेट और डिस्कोर्स में इस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत है कि देखिए, एलिगेशंस लगा देना बहुत अच्छा है, ठीक है, और एलिगेशंस लगने चाहिए। और इससे कई बार होता है कि एक बाउंड्रीज भी बनती है कि अब रिजर्वेशन खिलाफ भारत में कोई नहीं बोलेगा इस इलेक्शन के बाद, क्योंकि अब ऐसा माहौल बन गया। दोनों पार्टी कसम खा रही है कि रिजर्वेशन हमको कुछ नहीं होने वाला है अगर फ्रिंज बेनिफिट देखें तो। हाँ। लेकिन ये डिस्काउंट मैं उस पार्टी को तो दे सकता हूँ जो अभी तक पावर में नहीं आई है कभी। वो कहे कि हम आएंगे तो क्या कर देंगे, ये मैं उन पार्टी से सुन सकता हूँ जो कि कभी नहीं रही और कहे कि हम आएंगे तो ये कर देंगे। ये प्रॉमिस मैं उस पार्टी से तो फिर भी ले सकता हूँ। लेकिन जिस पार्टी ने इस देश में मैक्सिमम समय रूल किया है, मतलब 1952 के बाद से 1972 1977 तक, तो अगर वो क्रांतिकारी बने तो फिर कैसे आप 2 बार में थक गए।
आप 5 बार जीते थे तब भी कोई नहीं कह रहा था कि संविधान खतरे में है। सर फाइनली मैं एक पार्ट पे आऊँगी, द पार्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पॉलिसीज। हम ये जो समभाव की बात कर रहे थे, जो जेनरेशनली वीक हैं, जो कास्ट जेनरेशनली वीक है, वो यूनिवर्सलाइजेशन से कैसे बेनिफिट करती है? हमने एक तो हम स्वच्छ भारत की बात कर रहे थे, पर अगर यूनिफॉर्मिटी आती है, अगर इफ़ देर इज़ अ थर्ड टर्म ऑफ द मोदी गवर्नमेंट और वो कहते हैं कि सारे बेनिफिट्स इकोनॉमिक सेक्शन में ही आएंगे, हम जेनरेशनली वीक को इतना फोकस में नहीं लाएंगे, तो जो जेनरेशनली वीक कास्ट हैं उनके लिए क्या खतरा है ऐसे? देखिए, एक तो अगर जो आदमी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से आ रहा है वो ये करेगा नहीं, उसका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो भी इस समय का पैराडाइम है, इसमें वो ऐसी कोई क्राइसिस नहीं क्रिएट करेगा जहाँ पर कोई टिपिंग पॉइंट आए। वो बोला है ना, मतलब थॉमस कून ने सबसे पहले इस टर्म का यूज़ किया कि एक पैराडाइम है, पैराडाइम चलता रहता है, उसके अंदर क्राइसिस आती है। जब क्राइसिस आती है तो जब वो प्रॉब्लम वहाँ रिजॉल्व नहीं हो रहा होता तो एक नए पैराडाइम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि दुनिया पहले चपटी मानी जाती थी सारे लोग, और सारा मैथमेटिकल इक्वेशन और ये सब दुनिया उसी को, धरती को चपटा मान के चलती थी। फिर उसमें धीरे धीरे उसको चैलेंज होना शुरू हुआ, और जब वो दूरबीन वगैरह, टेलीस्कोप वगैरह बनने लगा तो साइंटिस्ट लोगों को लगा कि इस कुछ नए सवाल खड़े हो गए हैं। लग रहा है कि धरती जो है वो पूरे सिस्टम का सेंटर नहीं है, और सन जो है उसके चारों तरफ धरती घूमती है वगैरह वगैरह। ये जब उनको दिखने लगा तो एक नया पैराडाइम बना कि नहीं, धरती गोल है नंबर 1, और दूसरा कि जो हीलियोसेंट्रिक मॉडल और ये जो मतलब सारा कुछ, वो सारा कुछ सेटल हुआ, नया पैराडाइम आया। जो पैराडाइम अभी एग्जिस्ट कर रहा है, इस पैराडाइम में कोई आदमी अपना बनाया हुआ पैराडाइम दुनिया में तोड़ा हो ऐसा मैंने नहीं देखा। अपना बनाया हुआ पैराडाइम जो उसको बेनिफिशियरी, जिसका वो बेनिफिशियरी है, तो एक तो ये नहीं होगा। और देखिए अभी क्या है कि जो अभी जो सिस्टम्स हैं, जैसे मैंने कहा कि सोशल जस्टिस, सेकुलरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वल राइट्स, ये सब कॉम्पेटिबल हैं। जैसे आर्टिकल 14 बोल रहा है कि एवरीबडी इज़ इक्वल बिफोर लॉ, और ये इक्वलिटी के राइट्स इवन जो नॉन सिटीजन्स हैं उसको भी मिला हुआ है। लेकिन आर्टिकल 15 बोल रहा है कि यू कैन मेक एक्सेप्शंस फॉर दिस कैटेगरीज। उसमें मुस्लिम्स कहीं नहीं है, क्रिश्चियंस कहीं नहीं है। आर्टिकल 16 बोल रहा है कि एजुकेशन में देना है तो आप ये एक्सेप्शंस कर सकते हैं। उसी में एक और एक्सेप्शन अब EWS का भी डाला गया है। तो एक्सेप्शंस हैं, लेकिन उन एक्सेप्शंस के साथ इक्वलिटी प्रिंसिपल जो है वो इक्विटी के साथ आता है, और इक्विटी अगर देनी है तो आप अनइक्वल्स को इक्वल नहीं मान सकते हैं। अब एक आदमी जनरेशनल प्रिविलेज, जिसके अब अमर्त्य सेन है, उनके 4 जनरेशन पहले लोग ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आए हैं, उनका बच्चा जब 5-7 साल का है तब उसको ड्रीम दिया जाता है कि तुमको दुनिया का सबसे बड़ा स्कॉलर बनना है। उसके कंपैरिजन में आप कोई एक नया उठा हुआ आदमी को आप नहीं कर सकते हैं, ये नहीं बोल सकते हैं तुम दोनों बराबर दौड़ लो। तो ये सारे, लेकिन जो इशू ये है कि ये सारा इंडियन नेशन ने मान रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने मान रखा है कि हमको इस तरह से चलना है। प्रॉब्लम तभी आएगी जब इसमें कोई डिसरप्शन आएगा। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस इज़ द डिसरप्टर, क्योंकि कांग्रेस ने इस पैराडाइम को डिसरप्ट करने की कोशिश की है। अभी तक कम से कम कोई एविडेंस नहीं है, कोई सिम्टम भी नहीं है कि नरेंद्र मोदी इस सिस्टम के डिसरप्टर है। उन्होंने अभी ये नहीं कहा ना कि EWS देना है, हिंदू अपर कास्ट को देना है, OBC से काट के दे देंगे, ये नहीं किया ना उन्होंने इसी सिस्टम के अंदर जो बाकी जिसको जनरल सीट्स हैं उसमें से दिया। यहाँ पर डिसरप्शन नहीं है। डिसरप्शन ये होता है कि OBC से काट के दे देंगे, जो कि कांग्रेस कर रही थी। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और एक चीज़ अगर आप, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि 2 फ़र्क है एक्चुअली, जो आपने कहा ना कि बाकी पार्टियां ऐसा क्यों कर रही है, कि मतलब जो जिस तरह से बिहेव कर रही है इस देश में। एक्चुअली एक खास करके नॉर्थ इंडिया में जो मुस्लिम वोटिंग बिहेवियर है उसने बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन पैदा कर दिया है। जैसे एक्स पार्टी, वो समाजवादी पार्टी मान लीजिए, RJD मान लीजिए, किसी एक पार्टी को देख लीजिए, अगर वो पार्टी इस बात को लेकर बिल्कुल उसको मालूम है कि ये 20% वोट तो मेरे पास है ही है, अपनी कास्ट का ही वोट है, तो वो अगर कुछ नहीं भी करे तो हो सकता है पावर में नहीं आ पाए, लेकिन उसकी पॉलिटिक्स जिंदा है। और थोड़ा सा कॉम्बिनेशन इधर उधर हुआ, कोई एंटी इनकम्बेंसी हुई तो वो आ जाएगा। इस वजह से बाकी हिंदूज़ को अपने तरफ लाने की उनकी ज़रूरत बहुत कम है। TMC बंगाल
बंगाल में भी उसको एक्चुअली ऐसी सारी पार्टीज को तो जिसको वो प्लस 14% प्लस 15% से स्टार्ट करती है, प्लस 20%। 101 सीटें इस समय, अभी द क्विंट में एक रिपोर्ट देख रहा था, मयंक मिश्रा ने वो रिपोर्ट की है डाटा के बेसिस पर कि 101 सीट्स ऐसी हैं जिसमें 20% मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो वो प्लस 20 से तो टीएमसी 20% स्टार्ट शुरू करती है। जो पार्टी प्लस 20 से शुरू करती है उसको ये कॉन्फिडेंस है कि हिंदूज की कुछ कास्ट को हम छोड़ देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। उस पार्टी के लिए सोशल जस्टिस करने की ज़रूरत बहुत कम है। इसके कंपैरिजन में बीजेपी अगर सारे हिंदुओं को जोड़ने की कोशिश नहीं करती है देन बीजेपी फिनिश ना। उसको हिंदुओं की सबसे ब्रॉड यूनिटी की, उसके अंदर के फॉल्ट लाइंस को कम करने की, उसके अंदर के डिसकंटेंट को कम करने की, सोशल जस्टिस करने की, रिजर्वेशन देने की, रिजर्वेशन नहीं जाएगा ये एश्योर करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस एक पार्टी को भारत में है वो बीजेपी है, क्योंकि वो -20 से रेस शुरू कर रही है। इसके बाद जो इवन सावरकराइट आइडिया ऑफ हिंदुत्व जो है, जो हिंदुत्व बुक में भी उन्होंने लिखा है कि उनको अगर बाइनरी बना रहे हैं वो कि इंडिक रिलीजन और नॉन इंडिक रिलीजन और इसके बीच में सिविलाइजेशनल वो एक कॉन्टेस्टेशन का आइडिया है। ये जय भीम और जय मीम एक साथ हो जाते हैं, इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द बीजेपी ना। कि क्या नारा है, लेकिन जो सावरकराइट आइडिया है उसमें यह है कि हिंदुओं की ब्रॉड यूनिटी का उसमें आइडिया है। और एक उदाहरण में दे रहा हूं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अ लार्ज चंक नहीं, ऑफ द पॉपुलेशन। उसको लोग हिंदू पॉपुलेशन, हाँ ठीक है, वो आइडिया पर कंटेस्टेशन तो हो ही सकता है। हाँ। लेकिन आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए कि सावरकर एज मतलब उसका हेट्रेड, हिंदू मुस्लिम बाइनरी और ये सब तो उसको चर्चा side में होती रखे, है। हाँ। इसकी तो चर्चा होती है, लेकिन इस बात को लोग भूल जाते हैं कि 1930 में जब बाबा साहब नासिक में कालाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट करते हैं, कालाराम इसलिए बोलते हैं कि वो मूर्ति जो है काले पत्थर से बनी है, तो कालाराम टेम्पल भारत की सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में एक है। उसमें जब टेम्पल एंट्री मूवमेंट करते हैं तो कालाराम टेम्पल 1935 तक उसको रेजिस्ट करता है कि हम नहीं होने देंगे टेम्पल एंट्री आपको। लेकिन सावरकर 1931 में रत्नागिरी में पतित पावन टेम्पल बनाते हैं, जिसको कि ऑल रिलीजन ऑल कास्ट टेम्पल बनाते हैं कि सबकी एंट्री अलाउड है। क्योंकि वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे, वो एक विराट हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें अगर शेड्यूल कास्ट बाहर है और ओबीसी बाहर है तो ब्राह्मण बनिया थोड़े ना देश पे राज कर पाएगा। तो ब्राह्मण बनिया को मतलब सबके साथ अगर उनको जोड़ना, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्योंकि बीजेपी को है, तो इसलिए बीजेपी रिजर्वेशन को कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी, क्योंकि वो करते ही बीजेपी पावर से बाहर हो जाती है। उनका अरिथमेटिक बनता ही नहीं है। तो देखिए ना, जैसे समाजवादी पार्टी के समय में उन्होंने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का प्रमोशन में रिजर्वेशन उन्होंने ख़त्म किया। सिर्फ ख़त्म नहीं किया, जो लोग पहले प्रमोट हो गए थे उनमें से करीब 2 लाख ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ का उन्होंने डिमोट किया। बीजेपी ये कभी नहीं कर सकती है। या जैसे जब वो प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल पार्लियामेंट में आया तो समाजवादी पार्टी ने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उस बिल को फड़वा दिया और डिसरप्ट किया पार्लियामेंट को। बीजेपी उस बिल को फाड़ने के लिए नहीं खड़ी हो पाई। बेशक लोग उसको हिंदू अपर कास्ट की पार्टी कहा जाए, लेकिन बीजेपी ने कास्ट सेंसस को सपोर्ट किया, बीजेपी ने प्रमोशन एंड रिजर्वेशन को अपोज नहीं किया, बीजेपी ने लोगों को डिमोट नहीं किया। बीजेपी कोलिजियम सिस्टम हटाकर जुडिशरी में डाइवर्सिटी लाना चाहते, ये इसलिए कर रही है। उसका ऐसा नहीं कि बहुत महान लोग हैं, इसलिए कर रहे हैं कि उनका पॉलिटिकल इक्वेशन अलाउ ही नहीं करता है कि वो SC ST और OBC के खिलाफ खड़े हो जाएं। वो इसके जिस दिन इसके खिलाफ वो होते हुए दिख भी गए, मतलब होना भी नहीं है, जिस दिन वो दिख गए उस दिन बीजेपी की पॉलिटिक्स खत्म होती है। इसलिए कांग्रेस वहाँ पर हिट कर रही है, उसको लग रहा है कि यहाँ पर एक ओपनिंग्स है हमारे लिए। लेकिन कांग्रेस के पिछले कर्म जो है ना, वो कर्म जो है वो कई बार इसी जन्म में, बल्कि हमेशा, मैं दूसरे जन्म को तो मानता ही नहीं, एथिस्ट आदमी हूँ, लेकिन इसी जन्म में कई बार असर दिखा देता है कि रजा सजा यहीं पे होगी जो कुछ कहते हैं। मतलब है ना कि मतलब आप रंगनाथ करके बैठे हुए बॉस, आप सच्चर करके बैठे हुए हो, आप मुस्लिम रिजर्वेशन देके बैठे, काका केलकर कमीशन बैठे हुए हो, आप OBC रिजर्वेशन के खिलाफ भारत का सबसे लंबा पार्लियामेंट का स्पीच देके बैठे हुए हो, आप कास्ट सेंसस नहीं करा के बैठे हुए हो, आपने नीट में OBC रिजर्वेशन नहीं दे के आप बैठे हुए हो, ये सब करके बैठे हुए हो ना। आपने नवोदय स्कूल में OBC रिजर्वेशन नहीं दिया था, नरेंद्र मोदी को क्यों देना पड़ा? भाई आप दे दिए थे ना, आपने नवोदय स्कूल बनाया था, OBC रिजर्वेशन आप दे दिए होते। ये जाकर इस पीरियड में क्यों हो रहा है? क्योंकि इनको OBC वोट चाहिए, क्योंकि आपके पास तो 20% पहले से जेब में है ना, उसका कॉन्फिडेंस है ना 20% इधर है, अभी 20% इधर है तो हमको और क्या चाहिए, बाकी तो हम संभाल लेंगे थोड़ा इधर उधर करके। It's become such a messy election. एक चीज सिर्फ मैं ऐड कर रहा हूँ जी, क्यों शेड्यूल ट्राइब का पहला
राष्ट्रपति बीजेपी दे रही है, वो भी शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब की वीमेन। और हिंदू टेम्पल में आगम शास्त्र के हिसाब से तो महिलाओं को गर्भगृह में नहीं जाना है ना, क्यों उनको गर्भगृह में जा ही नहीं रही हैं, उसको स्पेक्टिकल बना रही हैं, लोगों को बता भी रहे हैं कि हमने अलाउ किया है, और अलाउ नहीं किया है, उनको इनवाइट किया है, वो अपनी मर्जी से आ रही हैं। तो ये बीजेपी को आगे बढ़ के करना पड़ेगा ना। आप मतलब आप अयोध्या में कौन पृष्ठ बनेगा इसके लिए एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं ना, पहली बार हुआ ना। बाबा साहब ने एनालिसिस में कास्ट में कहा था कि आप इस तरह से जज नियुक्त करो टेस्ट लेकर, वो बीजेपी ने उसको काम को किया ना। कास्ट एग्नोस्टिक, हाँ, कोई भी अप्लाई कर, एवरीबॉडी इज इन। सो हुआ कितना नहीं हुआ अलग बात है, एटलीस्ट इसको थ्योरेटिकली उन्होंने ओपन कर दिया है। अभी मुझे लगता है कि अगले 2 महीने के अंदर में भारत का जो सबसे बड़ा हिंदू सेक्ट है जूना अखाड़ा 4 शेड्यूल कास्ट के महामंडलेश्वर बनाने जा रहा है। सो आप ये इसलिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये चाहिए, शेड्यूल कास्ट चाहिए, उनको ओबीसी चाहिए, उनको शेड्यूल ट्राइब चाहिए, हिंदू एकता की जरूरत इनको, विराट हिंदू इनको बनाना है, क्योंकि मुसलमान है ही नहीं इनके पास। मुसलमान अगर होता तो फिर कॉन्फिडेंस में रहते हम तो ही हैं। तो ये, और इसको मैं अच्छा मानता हूँ कि उन्होंने, अगर इससे पॉजिटिव एक्शन एक और उदाहरण दे रहा हूँ, इस चर्निंग से अगर पॉजिटिव एक्शन होता, नहीं, व्हाट आई मीन टू से, पूरी सिविलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। दुनिया का शायद हर 9वां या 10वां आदमी हिंदू है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ जो डिबेट उठा है इस इलेक्शन में, इस डिबेट और इस चर्निंग की वजह से अनकंफर्टेबल तो है, बहुत से लोगों के लिए इट्स अनकंफर्टेबल, बट इफ दिस डिबेट जनरेट्स एंड इससे अगर पॉजिटिव एक्शन होता है, आई जस्ट फील इट्स वर्थ इट। इट्स वर्थ द, मैथोलॉजी में है ना, समुद्र मंथन है और इसमें जहर भी निकलेगा, अमृत निकलेगा, आप अमृत चुन लो इसमें से। एग्जैक्टली, मतलब निकलेगा बहुत कुछ। यस, हाँ, मतलब जो व्हेन आई गॉट इनटू जर्नलिज्म एट दैट टाइम मंडल कमीशन का हुआ था, अब उस चर्निंग से, हाँ, children committed suicide, they burnt themselves. It was a very turbulent period in our history. लोग भूल जाते हैं, हमारे कंट्री में ना मेमोरी बहुत छोटी है, तो that turbulence resulted in positive outcome. अगर ये turbulence, अभी नेशनल कंसेंसस है ना स्मिता जी, आप 2006 में जब ओबीसी रिजर्वेशन आया तब किसी ने सुसाइड नहीं किया ना। वही देश, वही लोग, दिल्ली के अलावा तो कहीं प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ। हाँ, पूरा देश माना कि भाई ये 52% पॉपुलेशन है, बेचारे हैं नहीं, मतलब गवर्नमेंट बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशंस में, उनको आने दो, ये नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस है। ये कंसेंसस बिल्ड हो रहा है ना भारत में, ये कंसेंसस बिल्ड हो रहा है ना कि इलियाराजा पहले दलित आर्टिस्ट हैं जिसको नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने पूरी हिस्ट्री में, राज्यसभा की हिस्ट्री में पहली बार एक दलित को उन्होंने डाला इसमें राज्यसभा में नॉमिनेटेड कैटेगरी में। बहुत सारी चीज़ें पहली बार हो रही है ना, और किसी ने विरोध नहीं किया। मतलब मैं तो चाहता था कि, और मैंने उस समय लिखा भी कि द्रौपदी मुर्मू को आप लोग बिना किसी विरोधी कैंडिडेट दिए हुए इनको जिताओ, ये देश में ट्राइबल्स को अच्छा लगेगा कि उनका आदमी नहीं माने कैंडिडेट दिया, बकायदा बताया, मालूम था हारेंगे तब कैंडिडेट दिया, अरिथमेटिक तो था कि बनना तो था ही। आप इवन अ लीडर लाइक ममता बनर्जी ने सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ बहन जी को इस देश और इस समाज की बहुत अच्छी समझ है पॉलिटिकली। आज उनके अच्छे दिन नहीं है, उस तरह से आप कोई कह सकता है, लेकिन किसी भी समय बाउंस बैक कर सकती हैं, क्योंकि उनके दिमाग में आइडियाज़ हैं, डेवलपमेंट के आइडियाज़ है, एजुकेशन का आइडिया है। नोएडा में, यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर नोएडा में उन्होंने जो महामाया गर्ल्स स्कूल बनाया है, पूरे देश में वैसा स्कूल नहीं है। एक स्कूल की बिल्डिंग, उसके हॉस्टल्स, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जाके लोगों को देखना चाहिए। बहन जी पे बहुत कम बात हुई इस देश में। उस सिर्फ 20 किलोमीटर दूर होने के बावजूद इंडिया का कोई मीडिया हाउस जाकर उस स्कूल को एक बार उसका प्रोफाइल नहीं किया कि ये विजन होता है। तो मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ें हो सकती हैं इस देश में, अच्छा हो सकता है, अच्छी चीज़ें हो रही हैं। मेरे गाँव में आज से 40 साल पहले शायद बाइक नहीं रहा होगा। आज हमारे गांव में, जहां मैं नहीं रहता हूं, लेकिन अब कभी कभी जाता हूं तो मैं देखता हूं कि हर घर में 1 या 2 बाइक है और कम से कम 200 कार है। वही दुनिया बदल रही है ना, अच्छे के लिए बदल रही है। कौन सा आदमी है जो आज कहेगा कि 30 साल में उसकी ज़िंदगी बेहतर नहीं हुई है? लेट्स वेलकम, ये चेंज किसी के लिए बुरा नहीं हुआ है। ठीक है, आपको कई बार होता है कि जलन होती है कि उसका ज़्यादा हो गया, जल्दी होना चाहिए, राइट, होना चाहिए। इन आवर कंट्री वी हैव दिस थिंग कि देखो बदल गया तो खुश, लेकिन आई एम वन ऑफ दोज हुज
कि जल्दी होना चाहिए. डिसकंटेंट जरूरी है ना. हाँ. डिसकंटेंट जरूरी नहीं होता Yeah, तो नहीं होता. कुछ भी नहीं होता. Yes. Anyway, thank you so much, sir. Thank you. I'm very glad कि आपने आके विस्तार से हमें समझाया as to what is the problem, what is the solution, and what is the misinformation in this. Right. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. Thank you for watching or listening to this edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe and share this conversation with those who you think will benefit from them. Namaste, Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.